ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 361। एक ऐसी दुश्मनी जो सदियों तक रहेगी। गधे ने अपना सबक सीख लिया था और समझदार हो गया था। शायद वान बाओले की बार बार की पिटाई और डांट के बाद उसे इस दुनिया में मौजूद अंधकार और बुराइयों का एहसास हो गया था। उसके पास अपनी मूल भोली भाली प्रवृत्ति को त्यागने और चालाक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को छिपाना, दूसरों पर छिपकर हमला करना, धैर्यपूर्वक सही घात का इंतजार करना सीखा, जैसा कि वह अभी कर रहा था। भोजन के सामने आने और उसे खोजने के बाद गधा इतना उत्साहित हो गया था कि वह कांपने लगा था। लेकिन उसे चिंता थी कि वह अपने भोजन को डराकर भगा देगा। इसीलिए उसने खुद को छिपा लिया था और अपने पैरों के निशान छिपा लिए थे। अनंत किले से बाहर निकलने के बाद उसने भविष्यवाणी की थी कि भोजन वान बाओले के बाद आएगा। इसीलिए उसने धैर्य का अभ्यास किया था और चुपचाप एक कोने में छिप गया था। उसने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की थी। वास्तव में स्वर्ग उन लोगों पर मुस्कुराता है जो प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद उसने आखिरकार अपने भोजन को आते देखा। लड़का वान बाओले के पास गया। इससे पहले कि वह वान बाओले के भौतिक रूप से फिसल पाता, उसी समय जब वान बाओले को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, गधा उत्साह से चिल्लाया और अचानक तेजी से आगे बढ़ा। गधे ने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया और उसकी गति बिजली से भी ज्यादा हो गई। जब वान बाओले ने देखा तो उसे गधे की एक छवि दिखाई दी। पलक झपकते ही गधा वान बाओले और लड़के के बीच आ गया। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने लड़के की ओर अपना जबड़ा चौड़ा किया जो सीधे उसके मुंह में चला गया था, और उसने एक जोरदार कुरकुरा काट लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था। लड़का स्तब्ध था। एक पल पहले एक मोटा आदमी उसके सामने खड़ा था और अगले ही पल दुनिया उलट गई। मोटा आदमी गायब हो गया था और उसकी जगह घृणित और भयानक राक्षस था। राक्षस की आंखें चमक रही थीं। लड़के को लगा कि वह कुछ सुन रहा है। उसे राक्षस की पागलों की तरह हंसी सुनाई दे रही थी और वह उससे पूछ रहा था, क्या तुम हैरान हो? क्या तुम रोमांचित हो? ये विचार लड़के के दिमाग में कौंधे जब गधा अचानक प्रकट हुआ और उसे काट लिया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, गधे ने उसके नए विकसित दाहिने हाथ को काट लिया। फिर गधा फिर से आगे बढ़ा और अपना मुंह खोला। वह लड़के के पूरे सिर को निगलने वाला था। गधे की गति असाधारण थी, उसकी हरकतें सहज थीं। इस बात की बहुत संभावना थी कि उसने पहले भी इसका अभ्यास किया हो। हालांकि लड़का कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने एक दर्दनाक चीख निकाली जिसे कोई नहीं सुन सका क्योंकि उसका हाथ काट लिया गया था और उसके शरीर से अचानक रक्त लाल रोशनी निकली। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन गधे के घातक काटने से बाल बाल बच गया। लड़का दूर भाग गया। वह आंसू बहाने के कगार पर था क्योंकि वह अपने 2 बार खोए हुए हाथ को देख रहा था और गधा अभी भी उसे ढूंढ रहा था। वह गुस्से में था। वह पागल होने वाला था, लेकिन अंत में उसने सब कुछ दबा दिया। उसने खाली जगह को देखा जहां उसका हाथ था, फिर बहुत दुख और क्रोध के साथ मुड़ा और भाग गया। वान बाओले ने तुरंत अपने शरीर के अंदर डार्क फायर को हलचल महसूस की थी। गधे के अचानक धुंधलेपन में आने और किसी चीज को कुतरने के बाद ये शांत हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर झुकाया और गधे का अध्ययन किया। गधे के चेहरे पर संतुष्टि और पछतावे का विरोधाभासी भाव था। उसका मुंह अभी भी चबा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने वान बाओले की घूरने की भावना को महसूस किया और कांप उठा। उसने और तेजी से चबाया और जल्दी से निगल लिया। फिर वह मुड़ा और वान बाओले को एक मासूम सी नज़र से देखा। उसकी पूंछ हिल रही थी। इस बार तुमने क्या खाया? वान बाओले अवाक रह गया। गधे ने पलकें झपकाईं और नाटक किया कि उसे समझ में नहीं आया कि वान बाओले क्या कह रहा था। उसने कुछ बार रैंक लगाए। वान बाओले नाराज हो गया और उसने उसे लात मार दी, जिससे गधा उड़ गया। वह जमीन पर गिरा और बिना किसी चोट के अपने पैरों पर लुढ़क गया। वह अपनी आंखों में अपार संतुष्टि की झलक नहीं छिपा सका। उसे लगा कि उसने एक बार फिर वान बाओले की बाहों में भोजन जाने से रोक दिया है। उसे ऐसा ही लगा जैसे वान बाओले के नाश्ते को उससे छीन लिया हो। गधा बेहद खुश था और भोजन के लिए उसकी लालसा बढ़ती गई। ये स्पष्ट था कि उसके शुद्ध और सरल दिमाग ने तय कर लिया था कि जो उसने खाया था वह बहुत स्वादिष्ट था। यह अब तक उसने जो कुछ भी खाया था उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। लड़के के अचानक प्रकट होने से कोंग दाओ को मुकदमे में बाहर होना पड़ा था। वर्तमान में केवल 2 दल बचे थे जो बीस्ट टाइड के खिलाफ अपनी जमीन पर डटे रहे। एक था वान बाओले और दूसरा ली ही। इसका मतलब ये था 4 दाव कॉलेज नए मंगल क्षेत्र की प्रतियोगिता में स्पष्ट विजेता थे। उन्होंने अन्य राजनीतिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। जब दिव्य आयुध का पता चलेगा और उसे हथियाने के लिए तैयार किया जाएगा तो वे निश्चित रूप से दूसरों पर बढ़त बनाए रखेंगे। संघ में कई राजनीतिक ताकतें खामोश हो गईं। ये स्पष्ट था कि उन्हें अपनी हार का दुख था। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले ने खास तौर पर वान बाओले को देखकर अपने दांत पीस लिए।
ज़ुओ यिक्सियन की तैयारी ली यी की तैयारी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वह परीक्षण के शुरुआती चरणों में बच जाता और परीक्षण के बाद के चरणों में अपने शहर के मॉडल को पूरा कर लेता तो उसके जीतने की संभावना अभी भी अच्छी थी। दुर्भाग्य से जीवन भर के संचित बुरे कर्मों ने उसे वांग बाओले का पड़ोसी बना दिया। उसे तोड़ फोड़ कर दिया गया था और उसके शहर के मॉडल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उसे खत्म कर दिया गया था। अन्य उम्मीदवारों की हार के कई कारण थे, लेकिन वांग बाओले निस्संदेह परीक्षणों से उनके अंतिम निष्कासन में शामिल थे। वह गायब हो गया था और दिखावा कर रहा था कि वह अस्तित्व में ही नहीं था। उसके मेगाफोन, वह रहस्यमय रहस्यवादी तकनीक जिसका इस्तेमाल उसने बीस्ट टाइड को आतंकित करने के लिए किया था। उसने जो भी हरकतें की थीं, उन्होंने उसके क्षेत्र की ओर जाने वाले राक्षसों को दूसरों के क्षेत्रों में धकेल दिया था। मुकदमे की शुरुआत से ही अन्य उम्मीदवारों को वांग बाओले की तुलना में कहीं ज्यादा तनाव में रखा गया था। ली यी और कोंग दाओ बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा भाग्यशाली रहे। उनके क्षेत्र वांग बाओले से ज्यादा दूर थे और परिणामस्वरूप उन्हें उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कोंग दाओ की किस्मत खत्म हो गई थी। यही कारण था कि केवल वांग बाओले और ली यी ही बचे थे। अगर वांग बाओले ने अब हार मान ली तो ली यी नए शहर क्षेत्र के मेयर बन जाएंगे। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज ने तुरंत इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान से संपर्क किया। उनका लहजा अब पहले जैसा कठोर नहीं था, ये काफ़ी हद तक नर्म हो गया था। उन्होंने वांग बाओले को हार मानने के लिए चतुराई से बातचीत करने की कोशिश की। बदले में व्हाइट डियर दाओ कॉलेज फेडरेशन कैपिटल में वांग बाओले के लिए एक पोस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए तैयार था जो उसी प्राइमरी रैंक 4 नोबल पर था। इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया। उन्होंने इसे तुरंत ठुकरा दिया। वह वांग बाओले के चरित्र को जानता था। युवक ऐसी किसी बात पर सहमत नहीं होता। राजधानी शहर में एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल एक प्रमुख विभाग के प्रमुख का मात्र डिप्टी होता है। इसकी तुलना न्यूमास क्षेत्र के मेयर होने से नहीं की जा सकती। वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। वह जानता था कि अगर उसने वांग बाओले के सामने प्रस्ताव रखा तो वह संप्रदाय के स्वामी के रूप में अपनी ईमानदारी खो देगा। वह अपनी उपाधि के अयोग्य होता। उसके प्रस्ताव को ठुकराने और वांग बाओले के प्रस्ताव को ठुकराने का महत्व अलग था। परिणाम अलग थे। वह चाहता था कि व्हाइट डियर दाओ कॉलेज उससे नाराज हो। वह एक हद तक वांग बाओले की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज और इथरियल दाओ कॉलेज के बीच संघर्ष हुआ। उसी समय न्यूमास क्षेत्र के युद्ध क्षेत्रों पर बीस्ट टाइड की 8वीं लहर शुरू होने पर हवा में विस्फोट हुए। छठी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, जबकि 7वीं लहर अभी भी जोरदार तरीके से हमला कर रही थी। ली यी और वांग बाओले ने किले को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन 8वीं लहर के आने से युद्ध का मैदान तुरंत एक गंभीर स्थिति में बदल गया। जीत नजर आने लगी। परीक्षण का नतीजा तय होने वाला था। ली यी घबरा गई। उसने शहर को चालू रखने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। अपने सेवकों की सहायता से शहर की व्यवस्था अचानक खुल गई और अंदर 3 विशाल छल्ले दिखाई दिए। वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लगातार घूम रहे थे। 3 विशाल छल्ले तेजी से घूमे और एक बहुत बड़ी शक्ति छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी चीज को काट सकता है। बढ़ती हुई बीस्ट टाइड को तुरंत उसके ट्रैक में रोक दिया गया। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। सबसे बाहरी रिंग में जल्द ही दरार के निशान दिखाई देने लगे। कोई बात नहीं, मुझे बस मोटे से ज्यादा देर तक टिके रहना है। ली यी ने खतरे का सामना करते हुए अपने दांत पीस लिए। वह खुद को वांग बाओले पर एक नज़र डालने से नहीं रोक पाए। जो दृश्य उसके सामने आया उसे देखकर वह सदमे से कांप उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव था। ये बस ली यी अकेली नहीं थी जो स्तब्ध थी। उसके नौकर, लाइव स्ट्रीम देख रहे चिंतित संघ के निवासी, विभिन्न राजनीतिक ताकतों के शक्तिशाली व्यक्ति और यहाँ तक कि मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और विशाल पेड़ सभी सदमे में थे। कई लोग हाँफते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए। स्वर्ग, वांग बाओले का शाश्वत किला। ये है। जब वांग बाओले अपने गढ़ के ऊपर खड़ा था और अपनी उंगलियों को एक साथ दबाकर हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला बना रहा था तो हजारों आंखें चौंक गईं। उसके हाथों की एक लहर के साथ उसका गढ़ अचानक गड़गड़ाहट करने लगा। जब बीस्ट टाइड्स की श्रृंखला में अनगिनत राक्षस उस पर पागलों की तरह टूट पड़े, धरती कांप उठी और उसका गढ़ आसमान में उड़ गया। गढ़ हवा में नहीं उठा। ये चौंकाने वाला होता, लेकिन ये हर किसी के दिमाग को इस तरह से नहीं उड़ाता जैसा कि अभी हो रहा था। जैसे ही गढ़ हवा में मंडरा रहा था, वांग बाओले ने तेजी से हाथ की मुहरों की एक श्रृंखला पूरी की और अपने गढ़ की पूरी शक्ति को उजागर किया। उसने अपने शाश्वत किले के लिए डिजाइन किया गया अंतिम हमला किया। बीस्ट टाइड्स की आने वाली लहरों के सामने गढ़ तुरंत सभी की आंखों के सामने खुद को नष्ट कर दिया। गढ़ से अलग होकर 19 पन्ने हवा में बिखर गए। आगे और पीछे के कवर ने भी ऐसा ही किया। वे हवा में चक्कर लगाने लगे और पन्नों पर अनगिनत बाओले तोपें और अग्नि देवता तोपें दिखाई दीं।
कई अन्य धर्म कलाकृतियां जो पहले के हमलों में पहले दिखाई दी थीं, सभी प्रकट हुईं। ध्वस्तगढ़ ने दिव्य आयुध क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को ढक लिया। इसकी उपस्थिति ने इसके नीचे आने वाले जानवरों के ज्वार पर एक छाया डाली। इसने अचानक अपनी पूरी शक्ति को प्रकट किया। हवा में गड़गड़ाहट की आवाज़ें गूंज उठीं और आसमान हिल गया। निर्माण कठपुतलियां तेजी से पन्नों पर चली गईं, कलाकृतियों की मरम्मत बेतहाशा कर रही थीं। इसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से मन को झकझोर देने वाला था। जब एक पृष्ठ पर मौजूद कलाकृतियों को पूरी तरह से अपूरणीय माना जाता था, तो वह पृष्ठ आसमान से गिर जाता था और सीधे जानवरों की भीड़ में जा टकराता था और तुरंत खुद को नष्ट कर लेता था। वान बाओले ने आत्मा विनाश तंत्र के लिए शिलालेखों को डिज़ाइन करने में बहुत समय लगाया था। विस्फोट बहुत शक्तिशाली था और विस्फोट की ताकत मजबूत तरंगों के रूप में बाहर की ओर बढ़ी। ये सैकड़ों बाओले तोपों के एक ही समय में फटने का परिणाम था, संसाधनों और सामग्रियों की विशाल मात्रा से बने एक पृष्ठ का विनाश। ये शिलालेखों द्वारा अपने अंतिम आत्मा विनाश से पहले आसपास की हवा से स्पिरिट क्यूई के उन्मत्त अवशोषण का परिणाम था। ये वान बाओले के डिज़ाइन का भी हिस्सा था। एक पृष्ठ एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। बीस्ट टाइड अचानक अपने ट्रैक पर रुक गया। यह इसका अंत नहीं था। दूसरे पृष्ठ ने युद्ध करने की अपनी क्षमता खो दी और भीड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विस्फोटों की एक श्रृंखला की आवाज़ आई, जैसे कि तीसरे पृष्ठ, चौथे, पांचवें पृष्ठ पर हुआ। वान बाओले पागल हो रहा था। उसे पता था कि यही वह क्षण था जो तय करेगा कि वह विजयी होगा या पराजित। यही वह क्षण था जिसने न्यू मार्स क्षेत्र के लिए उसके मेयर बनने का फैसला किया। सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि वह लीही से ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहेगा और टिकेगा। अब उसके पास लीही के साथ क्या हो रहा है, ये देखने के लिए समय और ऊर्जा नहीं थी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि के बीच वान बाओले ने अपने गढ़ को नियंत्रित करना जारी रखा। उसने जानवरों की दहाड़ को दबाते हुए धमाके के अलावा और कुछ नहीं सुना और उसके कानों में गूंजता रहा। इसके बाद 9वां पेज आया, फिर 10वां, 14वां पेज गिरा और ज़मीन हिल गई। लाइव स्ट्रीम देख रहे संघ के सभी लोग दंग रह गए। उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। वान बाओले और लीही दोनों इस महत्वपूर्ण, निर्णायक क्षण में अपनी सीमा पर पहुंच गए थे। वान बाओले की किताब में 2 पेज बचे थे जबकि लीही के शहर पर आक्रमण हो चुका था। जानवरों की लहरें, हिंसा से पागल आंखें, लीही के सहायकों पर चिल्लाती और हमला करती हैं। 2 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर सीधे लीही की ओर बढ़े। वान बाओले को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। 2 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर उस पर टूट पड़े। वे पास आने ही वाले थे कि वान बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया और जोर से दहाड़ते हुए अपने स्टोरेज ब्रेसलेट पर थप्पड़ मारा। कवच का एक पूरा सूट उड़कर बाहर आया और उसे पूरी तरह से अपनी सुरक्षा में घेर लिया। उसने अपने हाथ में अपना धार्मिक आयुध पकड़ा और उसे 2 हमलावर कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवरों पर वार करने के लिए भेजा। एक जोरदार धमाका हुआ। वान बाओले का कवच टुकड़ों में बिखर गया। उसने मुंह से खून थूका और कांप उठा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वान बाओले ने अपने दांत भींचे और हिंसा से उसकी आंखें रंग गईं। जैसे ही उसने हवा में अपना हाथ घुमाया, 9 मच्छरों को बुलाया। उसने अपनी जेड स्लिप को तोड़ने के बजाय उसे मजबूती से थामे रखा। हवा में आखिरी 2 पन्ने एक साथ फट गए। लीही अपने दांत पीस रही थी और जान बचाने के लिए भी लड़ रही थी। वह आपातकालीन, जीवन रक्षक सरणी संरचना पर भरोसा कर रही थी जो विशाल पेड़ ने उसे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवरों के हमलों का विरोध करने के लिए दी थी। उसने शहर से बची हुई शक्ति को बाहर निकाला और जवाबी हमला जारी रखा, इस उम्मीद में कि वह थोड़ी देर और टिकेगी। लीही और वान बाओले दोनों अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच रहे थे। ये निर्णायक क्षण था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि कौन दूसरे से अधिक समय तक टिकेगा। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक, संघ के निवासी और विभिन्न राजनीतिक ताकतें अपनी सांसें रोके हुए थे और पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वर्तमान में 4 दाव कॉलेजों ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि अंतिम विजेता कौन होगा। ये सब उनकी लड़ाई की भावना पर निर्भर करता है। युद्ध को देखने वाले सभी लोगों के मन में यही विचार आया। वान बाओले भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे। वह भी लीही के चारों ओर सरणी संरचना का अवलोकन कर रहे थे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि संसाधनों के मामले में वह अभी भी लीही के साथ तुलना नहीं कर सकता था, जिसके पास 4 दाव कॉलेजों और विशाल पेड़ का समर्थन था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह हारना तय था। उसने इतनी मेहनत की थी और इतनी दूर तक पहुंच गया था। वान बाओले बिना लड़े हारने का इरादा नहीं रखता था। उसकी सांस तेज हो गई और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठा। लीही! वान बाओले हवा में उछला और लीही पर चिल्लाया क्योंकि 2 कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवर पन्नों से एक साथ हुए विस्फोटों से अस्थायी रूप से पीछे हट गए थे। लीही, जो विशाल पेड़ द्वारा दिए गए सरणी गठन के साथ 2 कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवरों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसने वान बाओले की चीख सुनकर अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि वान बाओले ने अपना टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप निकाला।
जैसे ही टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप टूटती, यह अपने आसपास के सभी हिस्सों को टेलीपोर्ट कर देती। ली यी की सांसें तेज हो गईं जब उसने देखा कि वान बाओले ने अपनी जेड स्लिप निकाली। लाइव स्ट्रीम देखने वालों के लिए सांग के निवासी, विभिन्न राजनीतिक ताकतों के लोग, संप्रदाय के भगवान और इथरियल दाओ कॉलेज के सदस्य, जिनडोजी और दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के अन्य लोग, सभी की नज़रें एकमत से वान बाओले पर टिकी थीं। उनमें से कुछ के चेहरे पर हैरानी, दूसरों के चेहरे पर मजाक और कुछ के चेहरे पर राहत की झलक थी। कुछ ने खेद जताया कि वान बाओले हार मान रहे थे। तभी वान बाओले जोर से हंसे। उन्होंने टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप फेंकी, एक कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवर पर। जैसे ही जेड स्लिप जानवर के पास पहुंची, वान बाओले ने चिल्लाया और अपने ब्लेड से वार किया। उसके ब्लेड से निकली रोशनी एक जोरदार धमाके के साथ फूटी और जेड स्लिप के पीछे चली गई। यह जेड स्लिप से उस समय टकराई जब जेड स्लिप कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवर के पास पहुंची। कृपाण ब्लेड की कटने वाली रोशनी में जेड स्लिप के टूटने पर जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के बीच टेलीपोर्टेशन मंत्र जारी किया गया। ये संघर्षरत, पीछे हटते जानवर पर छा गया। अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी हुई और फिर जानवर गायब हो गया। उसे दूर भेज दिया गया था। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। किसी ने भी वान बाओले से ऐसा करने की उम्मीद नहीं की थी। वे सभी वान बाओले की कार्रवाई की निर्णायकता और क्रूरता से चकित थे। वह मौत की मांग कर रहा था। वान बाओले, इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने दृश्य देखने के बाद अपना पैर पटक दिया। वह चिंता से भर गया था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर भी कॉलेज में लड़ाई देख रहे थे। उन्होंने पूरे मुकदमे के दौरान एक भी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन वर्तमान में वे भी चिंतित थे। इथरियल दाओ कॉलेज के अलावा अन्य राजनीतिक ताकतें भी वान बाओले के कदम से स्तब्ध थीं। 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के लोगों ने अचानक सांस ली। वे सभी वान बाओले की क्रूर निर्णायकता से हैरान थे। दूसरों पर क्रूर और कठोर होना आसान है, लेकिन खुद पर उसी तरह की क्रूरता करना कुछ ही लोग कर सकते हैं। वान बाओले बस यही कर रहे थे। वह खुद को बिना किसी रास्ते के छोड़ रहे थे। फेडरेशन की जनता स्तब्ध थी। यहाँ तक कि झुओ युफान और झाओ यामिंग भी चिंतित थे। मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर के चेहरे पर एक सख्त भाव था और वह चुप थी। उसने कोर फॉर्मेशन रियल्म बीस्ट की परवाह नहीं की जिसे टेलीपोर्ट किया गया था। यह उम्मीदवार नहीं था, इसलिए ये टेलीपोर्टेशन के दौरान मार्टियन एरे फॉर्मेशन से बच नहीं पाएगा। इस बात की बहुत संभावना थी कि इस प्रक्रिया के दौरान सरणी निर्माण द्वारा इसे फाड़ दिया जाएगा। ली यी भी आश्चर्यचकित थी। उसकी सांसें असमान हो गईं, उसके चेहरे पर चिंता और सदमे का भाव था। वह जोर से चिल्लाए, वान बाओले, तुम पागल हो। वान बाओले ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसा। उसके हाथ में उसकी कृपाण थी। आकाश में पृष्ठ विस्फोटक बल के साथ चक्कर लगाते और फटते रहे। उसकी आवाज़ गूंज उठी और हवा में गूंज उठी। ली यी, मैं लड़ाई छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वही कर सकते हो जो मैंने अभी किया। अगर नहीं, भाग जाओ और वापस उस बच्चे की तरह बन जाओ जो तुम हो। वान बाओले की धार्मिक आयुध कृपाण की शक्ति एक विस्फोटक धमाके के साथ फूट पड़ी। उसने आकाश में पृष्ठों के साथ समन्वय किया और कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवर से भिड़ गया। जानवर से सीधे युद्ध में न भिड़ने के बावजूद, अपने गढ़ के पन्नों से सहायता के बावजूद, वान बाओले अभी भी जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसके पास एक मजबूत शारीरिक शरीर था। उसके घावों से खून बहता रहा। यह एक दुखद दृश्य था, लेकिन वह दृढ़ था। उसके मन में उसने शास्त्र का जाप करने को अंतिम उपाय माना, अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि इस समय वह युद्ध में अपने भयानक रूप को थोड़ा और प्रदर्शित करने का जोखिम उठा सकता था। गधे की आंखें पागलपन से लाल हो गईं। उसने हमला किया और जो भी जानवर देखा उसे काट लिया। ली यी के चेहरे पर एक अंधेरा भाव था। वह भी वही करना चाहती थी जो वान बाओले ने अभी किया था, खुद को कोई रास्ता न छोड़ते हुए और बहादुरी से अपनी जमीन पर डटे रहना, लेकिन उसके पास साहस या निर्णायकता नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि जेड स्लिप के बिना अगर वह अत्यधिक खतरे का सामना करती है तो तत्काल बचाव नहीं हो पाएगा। राज्यपाल और उसके लोग खुद को टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय की आवश्यकता होगी। ऐसे क्षणों में समय एक विलासिता है जो किसी के जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। उसकी इच्छाशक्ति कमजोर होती जा रही थी। 2 चीखते हुए कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवरों के हमले के तहत उसकी व्यू रचना बिखरने के संकेत दिखाने लगी। दरारें दिखाई देने लगीं। ये ढहने ही वाली थी। अगर ली यी की लड़ने की भावना मजबूत बनी रहती और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, तो उसे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ता। लेकिन अब उसकी घबराहट के बीच जब व्यू रचना में विस्फोट हुआ और वह बिखर गई, जब 2 कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर उस पर झपटे, तो ली यी ने सहज रूप से जेड स्लिप को तोड़ दिया जिसे वह उस समय अपने हाथ में पकड़े हुए थी। तुरंत उसे टेलीपोर्ट कर दिया गया। समाप्त। युद्ध के मैदान में आखिरी उम्मीदवार खड़ा था। वह वान बाओले था। लड़ाई खत्म हो गई थी। वान बाओले ने
शानदार जीत हासिल की थी। न्यू मास्क क्षेत्र के लिए ट्रायल समाप्त हो गया। ये फेडरेशन निवासियों के लिए रोमांचक क्षणों से भरा एक रोमांचक और दिल को छू लेने वाला दृश्य था, जो शुरू से लेकर अंत तक ट्रायल देख रहे थे। वान बाओले ने लगभग शुरू से ही लाइमलाइट पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। अपनी उपस्थिति के बाद से ही उसने कई दर्शकों की निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं और पूरे ट्रायल के दौरान उन्हें अपनी ओर बांधे रखा था। फेडरेशन के लोगों ने वान बाओले के बारे में बेहतर समझ हासिल कर ली थी। उन्होंने एक मोटा आदमी देखा था जिसने एक गड्ढा खोदा और खुद को दफना लिया, एक धार्मिक आयुध साधक जिसने अपनी बुद्धि और विशाल मेगाफोन का इस्तेमाल करके बीस्ट टाइड से लड़ाई लड़ी, और एक बेवकूफ़ जिसने खुद से बड़बड़ाते हुए अपने गधे को लात मारी। उन्होंने उसे अकेले जानवरों का सामना करते और जानवरों की भीड़ में घुसकर जानवरों की भीड़ के नेता को मारते हुए भी देखा था। उन्होंने एक आकर्षक व्यक्ति को देखा था जिसने एक रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे जानवरों की भीड़ में दहशत फैल गई थी। अनंत किले से शानदार हमले हुए थे, और अंत में सबसे यादगार दृश्य जो उन्होंने देखा था वह था वान बाओले अपनी टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप को एक तरफ फेंकते हुए, खुद को कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ते हुए और युद्ध से विजयी होकर उभरना। वान बाओले का गंभीर, लगभग क्रूर, दृढ़ संकल्प पूरे संघ की आबादी के सामने पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ था। वे अकेले नहीं थे जो हिल गए थे। अन्य राजनीतिक ताकतों के शक्तिशाली योद्धा उसकी कार्रवाई से चुप हो गए थे। उनके दिमाग में एक अनोखा विचार आया, जब तक कि यह उनके लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प न हो, ऐसे चरित्र को अपमानित करना नासमझी होगी। उन्होंने ये भी याद किया कि चंद्र घटना में क्या हुआ था। हो सकता है कि उनके पास उस बारे में कहने के लिए कुछ बातें हों या उस समय मामले के बारे में उनके मन में संदेह हो। लेकिन अब जब उन्होंने परीक्षण में जो कुछ हुआ था उसके साथ चंद्र घटना को जोड़ दिया, तो उन्हें एक स्पष्ट और गहरी समझ मिली। ये वान बाओले ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। शांति के समय में ऐसा व्यक्ति या तो मर जाता या एक उबाऊ, सांसारिक जीवन भोगता। हालांकि वर्तमान स्पिरिट इंसेप्शन युग में वह एक नायक बनने के लिए उठ खड़ा होगा। वान बाओले अभी तक पूरी तरह से अपने आप में विकसित नहीं हुआ था। हालांकि अब जब वह परीक्षण में विजयी हो गया था, तो वह न्यू मास्क क्षेत्र का मेयर और एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल बन जाएगा। वह संघ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने जा रहा था। एक बार जब वह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया, तो निस्संदेह वह संघ में शक्तिशाली व्यक्तित्वों में से एक बन जाएगा। जब पूरा संघ भावनाओं से अभिभूत था, तो वान बाओले न्यू मास्क क्षेत्र के अंदर ही रहा। उसने ली के टेलीपोर्टेशन को देखा, लेकिन उसके पास खुशी या राहत के लिए समय नहीं था। वह अपनी पूरी आवाज़ में चिल्लाते हुए जल्दी से पीछे हट गया। मुझे बचाओ, गवर्नर! उसकी चीख अचानक और ऊंची थी। वह जिस गति से भाग रहा था वह उसकी पिछली किसी भी गति से कहीं ज्यादा थी। वह भागते हुए चिल्लाता रहा, जल्दी करो, मुझे बचाओ! मैं नए शहर क्षेत्र का मेयर हूँ। अगर मैं मर गया तो यह मंगल के लिए शर्मनाक होगा। गवर्नर, आओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो! ये दृश्य उन सभी को चौंका गया जो अभी भी पहले की भीषण लड़ाई के बारे में सोच रहे थे। उनके चेहरे पर भाव जम गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी कुत्ते को इंसान समझ लिया हो। मौत की आंखों में घूरते हुए वान बाओले ने जो गहरी छाप छोड़ी थी, वह बहुत बड़ी और चौंकाने वाली थी। उसका परिवर्तन इतना अचानक हुआ था कि वे इसके अभ्यस्त नहीं हो सके। यह अकेले ठीक होता, लेकिन वान बाओले ने भागते समय कोर फॉर्मेशन दायरे के जानवर का लगातार पीछा करते हुए देखा तो वह घबरा गया। उसने जानवर को धीमा करने की उम्मीद में एक और पृष्ठ को नीचे गिराया और विस्फोट किया। फिर उसने अपने गधे को पकड़ा और उसकी पीठ पर कूद गया। गधे को इस तरह के व्यवहार की आदत थी। वह अपने खुरों को मारता हुआ भाग गया, हताश और अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ। बस इतना ही था। संघ के लोगों को पता नहीं था कि गधे को इस तरह के व्यवहार की आदत थी। जब उन्होंने देखा कि वान बाओले ने क्या किया है, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वान बाओले का शरीर इतना सुडौल था कि उस पर बैठने के बाद गधे को मुश्किल से देखा जा सकता था। मेरा दिल गधे के लिए दुखी है। पूरे संघ में हजारों परिवारों को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। इनाम लोगों के दिलों में एक अवर्णनीय भावना उभरी। उन्हें यह भी एहसास नहीं था कि जब वे वान बाओले को प्रशंसा और सम्मान के साथ देख रहे थे, तो वे वान बाओले और खुद के बीच एक अटूट दूरी भी महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने वान बाओले को मदद के लिए चिल्लाते और अपने गधे को धमकाते देखा, तो ऐसा लगा जैसे वे अपने पड़ोसी परिवार के बच्चे को देख रहे हों। हर आम नागरिक के अंदर अचानक गर्मजोशी और अपनापन की भावना उमड़ पड़ी। उन्हें छोटा मोटा आदमी पसंद आया। राज्यपाल को भी समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। उसका मन था कि वान बाओले को दंडित करने के लिए बचाव में देरी करे। ये पूरे संघ में लाइव प्रसारित किया जा रहा था। उसकी चीखें और मदद के लिए पुकारना पूरी तरह से शर्मनाक था। आखिरकार वह न्यू मास्क क्षेत्र का मेयर था, एक प्राइमरी रैंक 4 नोबल। विशाल पेड़ ने जब ये दृश्य देखा तो वह अपनी खुशी रोक नहीं सका। वह अपनी नाराजगी को नियंत्रित नहीं कर सका। वह वास्तव में चाहता था कि वान बाओले वहीं मर जाए। बस यही सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन उसे वांग बाओले के शरीर के अंदर का फल याद आ गया और वह फट गया। जिंदा, वांग बाओले एक उपद्रवी था, मरकर भी वह निराशा का स्रोत था। वह क्या कर रहा है? विशाल वृक्ष ने सूंघ कर कहा। उसके बगल में राज्यपाल ने भी उसके बचाव में देरी करने का फैसला किया था। अचानक उसकी आवाज़ संचारण रिंग जोर से कंपन करने लगी। राज्यपाल ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर एक हताश भाव था और वह आत्मा की स्क्रीन पर घूर रही थी। वांग बाओले अपने गधे की गांड पर थप्पड़ मार रहा था और उसे तेज चलने के लिए चिल्ला रहा था। उसने मन ही मन बड़बड़ाया और फिर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। उसने मंगल ग्रह के सरणी गठन को निर्देशित किया, तुरंत खुद को, विशाल वृक्ष और अन्य ऊपरी मंगल ग्रह के प्रशासन को कमांड सेंटर से दूर ले गया। वे नए मंगल क्षेत्र के ऊपर हवा में दिखाई दिए। जैसे ही वे नीचे उतरे, राज्यपाल ने एक और आदेश जारी किया। दिव्य आयुध कैटाकॉम्स पर सील एक चमकदार रोशनी के साथ फट गई। ये दसियों हजार किरणों में बदल गया, जैसे कि तीर हर दिशा में निकल गए और उनके पीछे जानवरों को छेद दिया, जानवरों को तुरंत मार डाला। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के जानवर जो वांग बाओले का पीछा कर रहे थे, उन्हें भी इस तरह के भाग्य से नहीं बख्शा गया। वे कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही थे। वे दिव्य आयुध कैटाकॉम्स के विकिरण से पैदा हुए उत्परिवर्तन थे और शायद ही बुद्धिमान प्राणी थे। वे सरणी गठन की शक्ति के सामने रक्षाहीन थे। प्रकाश की किरणें उनके शरीर को भेदती हुई उन्हें मौके पर ही मार देती हैं। कुछ ही सेकंड के अंतराल में सब कुछ हो गया। दिव्य आयुध क्षेत्र के युद्ध के मैदान में मौजूद हर जानवर मारा गया। वांग बाओले ये दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दौड़ना बंद कर दिया और सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए। तभी अचानक दिव्य आयुध कैटाकॉम्स के अंदर से एक गर्जना भरी दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही दहाड़ हवा में गूंजी, दिव्य आयुध कैटाकॉम्स के ऊपर की सील अचानक बाहर की ओर फूल गई। एक विशाल चेहरा दिखाई दिया और उसके साथ ही धरती को हिला देने वाली ऊर्जा अचानक फूट पड़ी। आत्मा क्यूई इतनी प्रबल थी कि वांग बाओले को डर और चिंता ने घेर लिया। उसके पैर कमजोर पड़ गए और गधा कांप उठा और लगभग घुटनों के बल गिर गया। वांग बाओले का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह आत्मा क्यूई विशाल पेड़ और यहाँ तक कि डुअन मुके से भी आगे निकल गई है। क्या यह एक नवजात आत्मा है? वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल उसके गले में उछल पड़ा। उसने एक भयावह दिखने वाला चेहरा देखा, जिसकी विशेषताएं एक भयानक अभिव्यक्ति में बदल गई थीं, जो कब्रिस्तान के अंदर से सील को दबा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सील ने उसे रोक दिया। इसकी विशेषताएं सील को जोर से दबा रही थीं, जिससे सील पर एक निशान बन गया। मध्य हवा में मंडराता हुआ विशाल पेड़ भी प्रभावित हुआ। उसने सीलबंद दिव्य आयुध कब्रिस्तान के आसपास के रहस्यों के बारे में सुना था, लेकिन वह अभी भी कब्रिस्तान से निकलने वाली अपार शक्ति से अचंभित था। उसके बगल में अन्य मार्टियन उच्च रैंकिंग अधिकारी, जो या तो सेना से थे या प्रशासन से, और सभी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक थे, उनके चेहरों पर उदासी थी। केवल राज्यपाल ही बेफिक्र रही, क्योंकि उसने सील के नीचे फंसे चेहरे पर अपनी नज़रें नीची कर लीं। वह भावहीन थी क्योंकि उसने हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाई और इशारा किया। सील तुरंत एक चमकदार रोशनी के साथ चमक उठी और नीचे की ओर डूब गई। इसने चेहरे को जबरन वापस कैटाकॉम्ब में धकेल दिया और चीखना धीरे धीरे कम हो गया। फिर से सन्नाटा छा गया। वांग बाओले का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आकाश में राज्यपाल संघ भर में लाइव स्ट्रीमिंग स्क्रीन पर अंतिम विदाई छवि के रूप में दिखाई दिए। जब हर कोई अभी भी विशाल चेहरे को देखकर सदमे में था, तो उसने शांत भाव से बात की। उसकी संगीतमय आवाज़ मंगल ग्रह से आए एक फरमान की तरह थी। इस दिन नया मंगल क्षेत्र स्थापित किया जाता है। वांग बाओले, मुझे संघ द्वारा मंगल की रक्षा करने और संघ की ओर से कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। मंगल ग्रह की सरकार को सेकेंडरी रैंक 3 नोबल से नीचे किसी भी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार है। आज मैं आपको नए मंगल क्षेत्र का पहला मेयर नियुक्त करता हूं, एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल। मुझे उम्मीद है कि आप संघ और मंगल द्वारा आप पर रखी गई उम्मीदों को निराश नहीं करेंगे और नए मंगल क्षेत्र की स्थापना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोग गवर्नर की बातें सुनकर बहुत गंभीर हो गए। जो कोई भी संघ की संरचना के बारे में कुछ जानता था, वह अच्छी तरह जानता था कि इस दिन से वांग बाओले संघ के राजनीतिक क्षेत्र में एक उभरता हुआ सितारा बनने जा रहा था। वह संघ में वास्तविक राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। वह किसी साधारण विभाग में उपप्रमुख नहीं था, बल्कि एक मंगल ग्रह के शहर क्षेत्र का मेयर था। इस नए शहर क्षेत्र पर निकट भविष्य में संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच गर्मागर्म लड़ाई होने वाली थी। उन्होंने हजारों लोगों के सामने अपनी नियुक्ति जीती थी। इसका मतलब था कि जब तक वे कोई गलती नहीं करते, तब तक न्यू मार्स क्षेत्र में उनका पद सुरक्षित था। हालांकि वांग बाओले को पता था कि उनकी नियुक्ति पक्की है, लेकिन जब उन्होंने अपने कानों से गवर्नर के शब्द सुने, तो उन्हें एक पल के लिए चक्कर आया। इसके बाद उनके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं।
उनकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। वे उत्साह से अभिभूत थे। वान बाओले ने गहरी सांस ली और स्वर्ग की ओर सलामी दी। उन्होंने जोर से कहा, हाँ मैडम। नए मार्टियन सिटी जोन के मेयर की घोषणा लोगों के सामने की गई। घोषणा ने पूरे संघ को हिलाकर रख दिया। अनगिनत मीडिया एजेंसियों ने इस खबर को प्रसारित करना और रिपोर्ट करना जारी रखा। भले ही ट्रायल का लाइव स्ट्रीम लगभग सभी ने देखा था, जिन लोगों ने लाइव प्रसारण नहीं देखा था उन्हें भी जल्द ही वान बाओले के नाम के बारे में पता चल गया। वान बाओले के माता पिता ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी थी। जैसे ही लाइव स्ट्रीम समाप्त हुई, उनके वॉयस ट्रांसमिशन रिंग ट्रांसमिशन के साथ जोरदार तरीके से कंपन करने लगे। फीनिक्स सिटी के सिटी लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। उन्होंने अतीत में उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया था, लेकिन अब उनका व्यवहार और भी दोस्ताना हो गया था। यह अभी तक चापलूसी के बिंदु तक नहीं पहुंचा था, फिर भी जब उन्होंने उनका अभिवादन किया और अपने माता पिता के साथ कुछ दोस्ताना शब्दों का आदान प्रदान किया, तो वे पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक विनम्र और सम्मानजनक थे। वास्तव में चीजें बदल गई थीं। वान बाओले जो इस परिवार से आए थे और फीनिक्स सिटी छोड़ चुके थे, उनके पास वर्तमान में एक ऐसी साधना थी जो उनके अपने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की साधना से कहीं अधिक थी। वान बाओले का नोबल वर्ग भी उनसे ऊपर था। वास्तव में यदि वे फीनिक्स सिटी के सिटी लॉर्ड नहीं होते तो वे अपने परिवार से मिलने के योग्य भी नहीं होते। उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि न्यू मास्क क्षेत्र के मेयर के पास कितनी शक्ति थी। वान बाओले पूरे संघ में सबसे शक्तिशाली प्राथमिक रैंक 4 नोबल होंगे। वान बाओले के माता पिता पहले तो इस यात्रा से अचंभित रह गए थे। जब उन्हें इस यात्रा का कारण पता चला तो उन्हें खुशी से ज्यादा चिंता हुई। लेकिन जिस क्षण से वान बाओले ने इथरियल डाउ कॉलेज में सफलतापूर्वक दाखिला लिया, उन्हें पता था कि उसने अपनी पसंद बना ली है और अपना रास्ता खुद तय कर लिया है। इसलिए उन्होंने अपनी चिंताओं को अपने दिल में ही दबा लिया ताकि वान बाओले उनके लिए चिंता न करें। वान बाओले के पिता जिस पुरातत्व टीम में थे, उसने भी वान बाओले के पद और स्थिति में ऊपर उठने के साथ ही उनके पिता को टीम का नेता नियुक्त करने का फैसला किया था। फीनिक्स सिटी के सिटी लॉर्ड के आदेश के तहत वान बाओले की मां को भी शहर के प्रशासन विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें काफ़ी अधिकार के साथ एक आरामदेह नौकरी दी गई थी। इसके अलावा अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जैसे ही वान बाओले के माता पिता अपनी उलझन और सौभाग्य से उभरे, उन्होंने निजी तौर पर चर्चा शुरू कर दी। हम इस बदमाश को ऐसे ही बेवकूफ़ी करते रहने नहीं दे सकते। जब वह अगली बार आएगा तो मैं उसे मैचमेकिंग सेशन के लिए ले जाऊंगा। ये सही है। बूढ़े हुआंग की बेटी बुरी नहीं लगती। उसने मुझसे उसके बारे में कई बार बात की है। दोनों ने अपनी कार्ययोजना पर सहमति जताई। इथरियल दाओ कॉलेज के लिए जैसे ही उन्होंने घोषणा सुनी, पूरे कॉलेज में जोरदार जयकारे फैल गए। वान बाओले लो अकेडमी आइलैंड में एक किंवदंती बन गए थे। वे एक ऐसे रोल मॉडल थे जिन्हें वे आदर्श मानते थे और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते थे। लो अकेडमी आइलैंड के शिक्षक अक्सर छात्रों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए वान बाओले के बारे में कहानियां साझा करते थे। अपर अकेडमी आइलैंड में प्रतिक्रियाएं उतनी नाटकीय नहीं थीं, लेकिन जयकारे अभी भी अंतहीन थे। वान बाओले के बजाय लीही का समर्थन करने वाले 4 दाओ कॉलेजों पर हर कोई नाराज था। चाहे वह साधना हो, युद्ध क्षमता हो या उपलब्धियां, वान बाओले ने लीही को बुरी तरह से कुचल दिया। लेकिन इथरियल दाओ कॉलेज के पास केवल एक वोट था। वे लीही का समर्थन करने के अपने अंतिम निर्णय से सभी 4 दाओ कॉलेजों को नहीं हटा सके। फिर भी ये लगभग ऐसा था जैसे वान बाओले ने अकेले अपने और अपने गधे के साथ घात लगाकर हमला किया हो, अन्य उम्मीदवारों को धूल चटा दी हो और न्यू मास्क क्षेत्र के मेयर के रूप में उभरे हों। इथरियल दाओ कॉलेज के छात्र उनकी महिमा में डूबे हुए थे। इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान भी खुश थे। यहाँ तक कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, जो राजनीति से दूर रहते थे, ने भी हल्के से मुस्कुराया था। झुओ युफान और झाओ यामिंग ने वान बाओले को बधाई संदेश भेजे थे जबकि वे अपने स्टेशनों पर थे। झाओ यामिंग ने विशेष रूप से वान बाओले से कहा था कि वे हमेशा उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या को हल करने में उनकी मदद करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभी अभी जो मुकदमा गुजरा था, अगर वान बाओले को उनकी मदद की ज़रूरत होती तो वह और झुओ युफान कुछ न कुछ करने की पूरी कोशिश करते। वान बाओले ने जो कहा उससे वह भावुक हो गया, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। शहर वापस जाते समय उसने अपनी आवाज़ में संदेश देखे और उन्हें एक एक करके पढ़ना और उनका जवाब देना शुरू कर दिया। उसने लियू दाओबिन का संदेश भी देखा। पहले तो लियू दाओबिन उत्साह से भर गया था, फिर उसे अपने दांव याद आए और वह स्तब्ध रह गया। उसने कुछ सरल गणनाएं की और निष्कर्ष निकाला कि उसने कुछ जीत हासिल की है। हालांकि उसे अभी भी बहुत पछतावा था। अगर उसने अपना सारा पैसा वान बाओले पर लगा दिया होता तो वह अब बहुत अमीर होता। वान बाओले ने मार्टियन कॉलोनी शहर की यात्रा पर अपने आवाज़ में संदेश प्राप्त करना और उनका जवाब देना जारी रखा।
उसे नहीं पता था कि गवर्नर ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन उसे उनके साथ वापस टेलीपोर्ट होने का विशेषाधिकार नहीं दिया गया था। वह केवल क्रूज़र ले जा सकता था। हालांकि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन वांग बाओले को लगा कि वह एक मतलबी व्यक्ति नहीं है। उसने राज्यपाल को उसकी निगरानी के लिए पहले ही माफ़ कर दिया था। वांग बाओले खांसने लगा, फिर क्रूज़र से उतर गया। जब वह अकादमी में लौटा तो वह अपने छात्रों के उत्साह को महसूस कर सकता था। वह अंदर से प्रसन्न था। उसने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे और अपने गधे के साथ अपने निवास पर लौटने से पहले लिन तियानहाओ और उसके कर्मचारियों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। अब जब आदेश जारी हो चुका था तो उसे बस राज्यपाल के बुलाने का इंतजार करना था। उसने नए शहर क्षेत्र की स्थापना के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। अपनी पिछली यात्रा के दौरान उसे राज्यपाल से खुद एक आवाज़ मिली थी। उसने उसे अगले कुछ दिनों के भीतर अपने हाथ में मौजूद जिम्मेदारियों को जल्दी से सौंपने के लिए सूचित किया था। उसने उसे दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में डीन के रूप में अपना पद संभालने के लिए संभावित उत्तराधिकारियों के लिए कुछ सिफारिशें प्रदान की थीं। वांग बाओले के मन में पहले से ही अगले डीन के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कोई था। ये लिन तियानहाओ होने वाला था। लिन तियानहाओ इस भूमिका के लिए सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति था। बेशक वांग बाओले अपने पद को संभालने के लिए ईथरियल दाओ कॉलेज से एक जूनियर भाई को चुन सकते थे। इससे ईथरियल दाओ कॉलेज को दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी पर अपने नियंत्रण के माध्यम से मंगल ग्रह पर अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति मिल जाएगी, जिसका दर्जा कॉलोनी शहर में लगातार बढ़ रहा था। हालांकि ऐसा करना लिन तियानहाओ के साथ अन्याय होगा। वांग बाओले को मंगल ग्रह पर लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने इस मामले पर आगे नहीं सोचा। उन्होंने तय किया कि लिन तियानहाओ अगले डीन बनेंगे। वे लिन तियानहाओ के पिता के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे, जिन्होंने मेशिप की लड़ाई के दौरान उनकी मदद की थी। साथ ही उनका अंतिम निर्णय लिन तियानहाओ के उनके प्रति बढ़ते समर्थन और उन दोनों के बीच मजबूत होते संबंधों का स्वाभाविक परिणाम भी था। थोड़ा आराम करने के बाद वांग बाओले ने लिन तियानहाओ को ढूंढा और उनसे लंबी बातचीत की। जब लिन तियानहाओ चले गए तो उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वे दीप्तिमान और उच्च मनोबल में दिख रहे थे। वांग बाओले ने उनके लिए जो कुछ किया था उसके लिए वे बेहद आभारी थे। उन्होंने खुशी से आह भरी। उनके पिता सही थे। लिन तियानहाओ भी मेशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य थे। हालांकि लिन यू ने पक्ष और विपक्ष पर ध्यान से विचार किया था और अपने बेटे को लड़ाई में भाग नहीं लेने देने का फैसला किया था। उसने अपने बेटे से कहा था कि वांग बाओले एक ऐसा व्यक्ति है जो कृतज्ञता जानता है और जो एहसान वह चुकाता है। अगर लिन तियानहाओ स्वेच्छा से लड़ाई से बाहर निकल जाता है और वांग बाओले नए मेयर बनने में सफल हो जाता है, तो बाद वाले को निश्चित रूप से याद होगा कि लिन परिवार ने उसकी खोज में उसकी कैसे मदद की थी। भले ही वांग बाओले के असफल होने की संभावना अधिक थी, लेकिन अगर वह सफल नहीं भी होता तो भी उसे याद होगा कि लिन परिवार ने उसकी कैसे मदद की थी। अगर लिन तियानहाओ लड़ाई में शामिल होता तो अगर वह जीत जाता तो चीज़ें ठीक हो सकती थीं। अगर वह हार जाता तो उसके पास दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी से बाहर स्थानांतरित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब चीज़ों की भव्य योजना का आकलन करने और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने की बात आती है तो लिन यू स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से वाकिफ था। उत्साहित लिन तियानहाओ के चले जाने के बाद वांग बाओले तुरंत काम पर लग गया। वह अपने कार्यालय में एक सख्त चेहरे के साथ बैठा और अपनी आवाज़ संचरण रिंग चालू कर दी। अंदर एक बेहद गोपनीय दस्तावेज था जो राज्यपाल ने उसे भेजा था। केवल सेकेंडरी रैंक 3 नोबल्स और उससे ऊपर के लोगों को ही दस्तावेज में दी गई जानकारी देखने की अनुमति थी। वांग बाओले को पहले इसे एक्सेस करने की योग्यता नहीं थी। हालांकि अब जब वह नए शहर क्षेत्र का मेयर था तो उसकी स्थिति और कार्यालय बदल गया था। उसे दस्तावेज पढ़ने की विशेष अनुमति दी गई थी। दस्तावेज में दिव्य आयुध कैटाकॉम्स के बारे में जानकारी थी और एक नया क्षेत्र स्थापित करने और वहां एक नया शहर बनाने का कारण विस्तृत था। दिव्य आयुध कैटाकॉम्स की खोज कोंग दाओ ने सालों पहले की थी। उन्होंने अपनी खोजों की रिपोर्ट मार्टियन प्रशासन को दी थी। उनकी खोज से पहले मार्टियन सरनी गठन के लिए भी इस क्षेत्र में कुछ भी गलत पहचानना मुश्किल होता। फेडरेशन ने कोंग दाओ के निष्कर्षों को बहुत महत्व दिया था। गवर्नर ने खुद कई बार इस मामले की जांच की। अंत में फेडरेशन में विभिन्न राजनीतिक ताकतों के कई शक्तिशाली साधकों के संयुक्त समर्थन से उन्होंने एक गुप्त खोजपूर्ण अभ्यास किया। अभ्यास के माध्यम से उन्हें पता चला कि यह भूमिगत गहराई तक फैला हुआ है। इसकी गहराई अथाह थी। ये निर्धारित करना असंभव था कि यह मानवीय जांच, रहस्यवादी तकनीकों या यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कितनी गहराई तक गई थी। संघ के कुछ सबसे शक्तिशाली साधकों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद कोई भी कैटाकॉम्ब के सबसे गहरे और सबसे निचले स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने जानवरों की अनगिनत लहरों से लड़ाई लड़ी थी और आखिरकार एक दीवार ने उन्हें रोक दिया था। इस दीवार को बाद में दिव्य आयुध दीवार कहा गया। दीवार बर्फ की तरह ठंडी थी। उनकी संयुक्त ताकतों के साथ भी इसे तोड़ना असंभव था।
दीवार को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह था कि संघ के अध्यक्ष अपने दिव्य आयुध का उपयोग करें। हालांकि वे दीवार के पीछे एक दिव्य आयुध की समान रूप से मजबूत शक्ति को महसूस कर सकते थे। यदि वे जबरन दीवार को तोड़ते हैं तो उन्हें दिव्य आयुधों के बीच एक अपरिहार्य लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति होती है तो लड़ाई से होने वाली परिणामी क्षति मंगल ग्रह पर एक नाटकीय परिवर्तन का कारण बन सकती है। ग्रह टूट सकता है, ऐसी संभावना मौजूद थी। लड़ाई के बीच में फंसे लोगों को गंभीर चोट लग सकती थी और यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती थी। फेडरेशन के अध्यक्ष को खुद भी जवाबी हमले का सामना करना पड़ सकता था और वे धूल में मिल सकते थे, जबकि दिव्य आयुध सुरक्षित और संपूर्ण रहता। यह एक ऐसी कीमत थी जिसे फेडरेशन चुकाने के लिए तैयार नहीं था और मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर को यह अस्वीकार्य लगा। यही कारण था कि खुदाई बंद कर दी गई। परियोजना समाप्त हो गई थी और मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण स्थगित हो गया था। वे मूल रूप से तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक कि संघ तैयार न हो जाए और उसके पास साधन न हो और क्षेत्र को उपनिवेश बनाने की परियोजना को फिर से शुरू करने से पहले स्थितियां परिपक्व न हो जाएं। उनके अनुमानों के आधार पर उन्हें तैयार होने में कम से कम 30 साल लगेंगे। यही कारण है कि जब वे प्रलय से निकले थे तो उन्होंने एक सील स्थापित की थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जानवरों को, जिन्होंने दिव्य आयुध से विकिरण को अवशोषित किया था और उत्परिवर्तित किया था, प्रलय से भागने और अराजकता पैदा करने से रोका जा सके। इस तरह से क्षेत्र में शांति फिर से शुरू हुई थी। अगर रक्त के रंग की धुंध और हवाएं अचानक आधे मंगल ग्रह पर नहीं आती तो वर्तमान स्थिति बनी रह सकती थी। योजनाएं और भी आगे स्थगित हो सकती थीं, लेकिन रक्त के रंग की घटना और अजीब गांवों और रक्त गुफा में लाश के प्रकट होने के साथ मंगल प्रशासन द्वारा जांच की गई थी। उनके सभी निष्कर्ष दिव्य आयुध प्रलय की ओर इशारा करते थे। उनके निष्कर्षों ने पहले ही साबित कर दिया था कि दिव्य आयुध कैटाकॉम्स पर लगी सील ने दिव्य आयुध के विकिरण को फैलने से रोका था और इसके परिणामस्वरूप कैटाकॉम्स के भीतर दबाव का निर्माण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप रक्त के रंग की धुंध और हवाएं दिखाई देने लगीं। हालांकि जो अजीब गांव दिखाई दिए थे उनके बारे में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला था। संघ के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को यह पता नहीं था कि वे क्यों दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका दिव्य आयुध से भी कुछ लेना देना था। उनके पास यह मानने का कारण था कि यदि वे कैटाकॉम्स पर सील बनाए रखना जारी रखते हैं तो मंगल ग्रह पर और अधिक कैटाकॉम्स और भूमिगत गुफाएं दिखाई देने लगेंगी। उनके अनुमान के आधार पर ऐसा कुछ होने से पहले उनके पास लगभग 10 साल और हो सकते हैं। एक बार ऐसा होने के बाद वे अपने उपनिवेशीकरण को जारी नहीं रख पाएंगे। मार्टियन कॉलोनी को भी अविश्वसनीय खतरे का सामना करना पड़ेगा। गंभीर विचार विमर्श और अपने विकल्पों को तौलने के बाद मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर ने एक साहसिक योजना बनाई। वे सीलबंद दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के ऊपर एक विशाल सरणी संरचना स्थापित करेंगे। सरणी संरचना के 2 कार्य थे। पहला, जानवरों को नियमित रूप से विनाश के लिए कैटाकॉम्ब से मुक्त करना था। इससे कैटाकॉम्ब के अंदर दबाव कम हो जाएगा और मंगल ग्रह को अनगिनत सामग्री मिलेगी जिसे मृत जानवरों से खेती की जा सकती है। वे न केवल खेती की गई सामग्रियों पर अध्ययन कर सकते थे, बल्कि वे प्रत्येक विनाश के बाद जो कुछ भी इकट्ठा करते थे उसके माध्यम से कैटाकॉम्ब के अंदर होने वाले परिवर्तनों का भी विस्तार से निरीक्षण कर सकते थे। इसका दूसरा उद्देश्य महत्वपूर्ण था। यह पानी की बूंदों की निरंतर टपकाव से पत्थर को धीरे धीरे चिकना करने जैसा था। वे दीवार को धीरे धीरे घिसने के लिए सरणी संरचना की शक्ति का उपयोग करेंगे। गवर्नर के अध्ययनों के आधार पर उन्हें बर्फ की दीवार को इस हद तक घिसने में केवल 10 साल लग सकते हैं कि उन्हें इसे तोड़ने के लिए दिव्य आयुध को छोड़ने की आवश्यकता न पड़े। उन्हें दीवार को भेदने के लिए केवल संघ में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों की संयुक्त शक्तियों की आवश्यकता थी। राज्यपाल ने संघ को प्रस्ताव सौंप दिया था। संघ ने अपने स्वयं के अध्ययन और अनुसंधान किए थे और अंत में उन्होंने राज्यपाल को दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के बाहर एक बड़ी सरणी संरचना बनाने की अनुमति दी थी। इस सरणी संरचना का नाम था क्यूई फोस्टरिंग स्पिरिट सरणी संरचना। सरणी संरचना बेहद शक्तिशाली थी। प्राचीन हरी कांस्य तलवार के प्रकट होने के बाद उन्होंने एक विशाल तलवार के टुकड़े पर क्यूई फोस्टरिंग कला की खोज की थी। इस सरणी संरचना को उसी टुकड़े पर दर्ज किया गया था। इसे क्यूई फोस्टरिंग आर्ट के पूरक सरणी संरचना के रूप में देखा जा सकता है। इसकी एक खास विशेषता थी, सरणी संरचना के अंदर क्यूई फोस्टरिंग आर्ट का अभ्यास करने वाले लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, सरणी संरचना उतनी ही शक्तिशाली होगी। हर राजनीतिक ताकत ने सर्वसम्मति से क्यूई फोस्टरिंग आर्ट के अभ्यास को बढ़ावा दिया और प्रोत्साहित किया। उनमें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। फेडरेशन की जनता को क्यूई फोस्टरिंग आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करने का आधिकारिक कारण स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना था ताकि फेडरेशन के पास मुद्रा और संसाधन दोनों के रूप में काम करने के लिए स्पिरिट स्टोन की आपूर्ति हो। लेकिन जनता से छिपा हुआ उद्देश्य क्यूई फोस्टरिंग स्पिरिट एरे फॉर्मेशन को बनाए रखना था। हर राजनीतिक ताकत ने एरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया।
पृथ्वी पर एक शहर के निर्माण के बाद फेडरेशन एरे फॉर्मेशन को स्थापित करने के लिए विशेष एरे फॉर्मेशन कल्टीवेटर को भेजता था। चाहे वह मंगल हो, चंद्रमा हो या फेडरेशन की राजधानी, उनके सभी प्रमुख एरे फॉर्मेशन क्यूई फोस्टरिंग स्पिरिट एरे फॉर्मेशन थे। फेडरेशन ने कुछ शोध करने के बाद एरे फॉर्मेशन में मामूली समायोजन और संशोधन किए। प्रत्येक एरे फॉर्मेशन को एन्क्रिप्ट किया गया था। वे सभी एक ही स्रोत द्वारा बनाए रखे जा सकते हैं, लेकिन जब तक सरणी गठन के मूल को नियंत्रित या हैक नहीं किया जा रहा था, तब तक वे अन्य क्यूई फॉस्टरिंग स्पिरिट सरणी संरचनाओं से अलग स्वतंत्र इकाई बने रहे। सरणी गठन की अनूठी विशेषता ने तय किया कि क्यूई फॉस्टरिंग आर्ट का अभ्यास करने वाले अधिक लोगों के साथ इसकी शक्ति बढ़ी। आगे के अध्ययनों से पता चला कि इसने क्यूई फॉस्टरिंग आर्ट अभ्यास करने वाले लोगों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डाला। एकमात्र दुष्प्रभाव यह था कि जब लोग स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने के लिए क्यूई फॉस्टरिंग आर्ट का उपयोग करते थे तो वे अधिक ऊर्जा खर्च करते थे। यही कारण है कि जनसंख्या का आकार संघ के लिए एक केंद्रीय मुद्दा बन गया। यही कारण था कि नए कॉलोनी शहर के निर्माण के बाद मंगल पर अनगिनत आप्रवासन हुए। इसी तरह दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के बाहर सरणी गठन का निर्माण करने के लिए उन्हें वहां भी एक शहर क्षेत्र बनाना होगा, और उसके बाद नए शहर क्षेत्र के नए निवासियों को बनाने के लिए कई संघ निवासियों को परिवहन करना होगा। केवल पर्याप्त जनसंख्या आकार के साथ ही वे सरणी गठन को बनाए रख सकते थे। जनसंख्या के पर्याप्त आकार तक पहुंचने के बाद इसका दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब की खुदाई और बर्फ की दीवार के घिसने पर प्रभाव पड़ेगा। ये सब अत्यधिक गोपनीय जानकारी थी जिसे लोगों की नज़रों से दूर रखा गया था। यहाँ तक कि क्यूई फॉस्टरिंग स्पिरिट एरे फॉर्मेशन के उजागर होने से भी संघ में सार्वजनिक आतंक भड़क सकता था। हालांकि यह हानिरहित था, लेकिन स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करने से होने वाली ऊर्जा की कमी से लोगों में नाखुशी पैदा होगी। सब कुछ पढ़ने के बाद वांग बाओले ने चौंक कर कहा, मैं सोच रहा था कि जब मैं क्यूई फॉस्टरिंग आर्ट का उपयोग करके स्पिरिट क्यूई को परिष्कृत कर रहा था, तो मुझे अपने स्पिरिट क्यूई का आसपास में गंभीर प्रसार क्यों महसूस हुआ। यही कारण है। मैं ये भी सोच रहा था कि नए शहर क्षेत्र का दिव्य आयुध की खुदाई से क्या लेना देना है। तो यही कारण है। वांग बाओले अपनी खोज से स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। उन्हें खुद को शांत करने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने संघ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके दिमाग में एक विचार बना। संघ के अंदर की राजनीति बहुत जटिल है। जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर चढ़ते हैं, ये रहस्यों की परत दर परत खुलने जैसा है। हर नई खोज पिछली खोज से ज़्यादा चौंकाने वाली होती है। साथ ही क्या ये सच है कि संघ में कभी कोई नवजात आत्मा नहीं थी? वांग बाओले के चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आईं। बचपन से ही जो ज्ञान उसके अंदर गहराई से समाया हुआ था, वह अब सही रूप में सामने आ गया था। सच्चाई की एक और परत हमेशा से छिपी हुई थी। इस खोज ने उसे बेचैन कर दिया और वह अपनी भावनाओं के उफान को नियंत्रित नहीं कर सका। बहुत लंबे समय के बाद वांग बाओले ने आखिरकार उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया जो उसके सामने रखी गई थी। वह चुप हो गया और उसके सामने वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप को घूरने लगा। संघ ने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से छिपा कर रखा था। हर राजनीतिक ताकत भी नहीं चाहती थी कि बहुत से लोग इस रहस्य के बारे में पता लगाएं। अब वांग बाओले को भी इस बात का पता था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी इसका खुलासा नहीं कर सकता। कोई भी इस सच्चाई का खुलासा नहीं कर सकता। सौभाग्य से उसने कभी किसी ऐसे मामले के बारे में नहीं सुना था जिसमें किसी को सरणी संरचना द्वारा चूसा गया हो और फिर उसकी मृत्यु हो गई हो। उसे प्रत्यक्ष अनुभव भी था और उसने सरणी संरचना के अंदर कभी कोई असुविधा महसूस नहीं की थी। इसके अलावा वांग बाओले का दृढ़ विश्वास था कि संप्रदाय के भगवान और इथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर दोनों को इस बारे में पता था। उन्होंने चुप रहना चुना था। इसका मतलब यह था कि सरणी संरचना से आम जनता को होने वाला एकमात्र नुकसान स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करते समय खर्च की गई ऊर्जा तक ही सीमित था। आखिरकार वे सभी सरणी संरचना के अंदर रह रहे थे। वांग बाओले ने इस विचार पर राहत की सांस ली और दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। जब वह आखिरकार इसे पढ़ रहा था, तब तक रात हो चुकी थी। उसने दस्तावेज पर चेतावनी देखी जिसमें उसके पाठकों को निर्देश दिया गया था कि वे जानकारी का कोई भी हिस्सा किसी और को न लीक करें। ये देशद्रोह के बराबर होगा। उसके पढ़ने के बाद दस्तावेज खुद ही नष्ट हो गया। इसका कोई निशान नहीं बचा। वांग बाओले ने खाली हो चुकी वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने धीरे धीरे शीर्ष गुप्त दस्तावेज की सामग्री को पचाया और मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर के बुलाने का इंतजार किया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। उन 3 दिनों के दौरान वांग बाओले अपने निवास में रहे और बाहर नहीं निकले। उन्होंने प्रतीक्षा करते हुए ध्यान और प्रशिक्षण करना शुरू कर दिया। वह महसूस कर सकते थे कि उनकी साधना फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के मध्य चरण के शिखर पर पहुंच रही थी। जब समय आता तो वह सफलता पाने की कोशिश करता और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश करता। लाइटनिंग दाव फर्स्ट वॉल्यूम के अभ्यास के कारण उसके दोनों पैरों में आराम करने वाले बिजली के बोल्ट पूरी तरह से चार्ज हो गए थे। उन्हें मुक्त करने के लिए उसे केवल एक विचार की आवश्यकता थी।
डाक आर्ट के अपने अभ्यास में प्रारंभिक सफलता के बाद उसकी प्रगति तेजी से बढ़ी। वह हर अभ्यास सत्र के दौरान नकारात्मक आत्मा शरीर को महसूस कर सकता था। उसने अपने शरीर के अंदर दूसरी डार्क फायर का भी सफलतापूर्वक निर्माण किया था। दोनों डार्क फायर की उपस्थिति ने उसकी साधना को बहुत तेज कर दिया। उसके शरीर के अंदर ग्रीन लोड्स भी बढ़ गया था और उसे अब अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी, ये बिना किसी सहायता के स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गया। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वांग बाओले को लगा कि उसके लिए और अधिक रहस्यवादी तकनीकों का अभ्यास करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसका सामना किसी ऐसे दुश्मन से होता जिसे एक ही वार में नहीं गिराया जा सकता, तो वह बस उसे 10 बार या 100 बार मारता। वैसे भी वह अनंत ऊर्जा से भरा हुआ था और वह आश्चर्यजनक गति से ठीक हो गया। उसे केवल अपने खुद के डार्क कॉप्स फेस आर्ट का अफसोस था। डार्क आर्ट, उसे इसे आजमाने का अवसर नहीं मिला था। जब भी वह इसके बारे में सोचता तो उसे उत्सुकता होती। वह वास्तव में ये जानना चाहता था कि डार्क कॉप्स फेस आर्ट कितना शक्तिशाली है और यह वास्तव में क्या करता है। यह अफसोस की बात है कि कोई अवसर नहीं है। वांग बाओले ने आह भरी। वह दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब से जुड़े होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर उसे डार्क आर्ट का उपयोग करते हुए पाया जाता और फिर प्रयोगशाला में एक नमूना बनने के लिए घसीटा जाता, वही थरियल दाओ कॉलेज में अपनी स्थिति और नए मेयर के रूप में दूसरों को शास्त्र के अपने ज्ञान की अवहेलना करने के लिए राजी कर सकता है। अगर उसने इस तथ्य को उजागर किया कि वह डार्क आर्ट का अभ्यास कर रहा था, तो उसे बहुत आश्चर्य होगा अगर कोई उसके मुंह से सच्चाई को बाहर निकालने और वास्तव में क्या चल रहा था ये पता लगाने की कोशिश न करे। सावधानी ही शब्द है, वांग बाओले ने आह भरी और खुद को याद दिलाया। उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। 4 दिन बाद दोपहर हुई। वांग बाओले गहन साधना में लगे थे, तभी उनकी आवाज़ संचारण रिंग अचानक कंपन करने लगी। मंगल ग्रह के प्रशासन की ओर से उन्हें संदेश भेजने वाली एक कठोर आवाज़ वांग बाओले के कान में गूंजी। मेयर वांग, राज्यपाल के पास 1 घंटे के समय में 15 मिनट का समय है। कृपया समय पर उनके कार्यालय में पहुंचें। वांग बाओले को जब मार्टियन गवर्नर के दफ्तर से नोटिस मिला तो वह तुरंत चौंक गया। पिछले कुछ दिनों से वह ट्रेनिंग के दौरान इसका इंतजार कर रहा था। वह अब वह युवा भला भला लड़का नहीं था जो अभी अभी फेडरेशन में शामिल हुआ था। उसे अपने नए दफ्तर की अहमियत पता थी। वह एक बिल्कुल नया सिटी जोन बनाने जा रहा था। प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी संसाधन और मजदूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गवर्नर को उससे बात करने की ज़रूरत थी। उसे अपने निर्देश देने की ज़रूरत थी ताकि उसका मन शांत हो सके। नोटिस मिलते ही वांग बाओले तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़े बदले, फिर आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद की लाखों बार प्रशंसा की थी, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने एक बार फिर ऐसा किया। इतना पतला फिगर, इतना सुंदर चेहरा, कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी भाग्यशाली लड़की मुझे एक सुंदर आदमी को पालेगी। वांग बाओले अपनी सुंदरता में खो गया। प्रसन्न होकर वह अकादमी से बाहर निकला और अपने क्रूज़र में सवार होकर सीधे गवर्नर के दफ्तर की ओर चल पड़ा। क्रूज़र ने ऑफिस तक का पूरा रास्ता तेजी से तय किया और वांग बाओले जल्द ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने क्रूज़र से बाहर निकला, उसने तुरंत ऑफिस में आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पुरुषों और महिलाओं ने सहज रूप से उसकी ओर झुककर प्रणाम किया। वे सभी जानते थे कि यह मोटा आदमी रैंक में ऊपर उठ गया है और अब शक्तिशाली लोगों के बीच बैठा है। उनमें से कई महिला साधक थीं, जिन्होंने वांग बाओले के पतले शरीर और सुंदर चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी आत्मा का सार देख सकती हैं, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी निगाहों ने वांग बाओले को बहुत खुश किया। वह भी परेशान था, क्योंकि उसे लगा कि उसे उनके प्रति इतना ठंडा नहीं होना चाहिए और उसे अधिक दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। गवर्नर के ऑफिस जाते समय वह रुकता और सुंदर साधकों को नमस्ते कहता और आश्चर्यचकित और अति प्रसन्न महिलाओं के साथ संपर्क विवरण का आदान प्रदान करता। जब वांग बाओले आखिरकार गवर्नर के ऑफिस पहुंचे तो उनके पास 1 दर्जन महिला साधकों के संपर्क नंबर थे, जिससे उन्हें आह भरनी पड़ी। इतना सुंदर दिखना एक परेशानी वाली बात है। मुझे पहले किसे फ़ोन करना चाहिए। वांग बाओले इस मामले को लेकर परेशान था। तभी उसने कार्यालय के अंदर अधिकार से भरी एक सख्त आवाज़ सुनी। उसने अपनी आत्मसंतुष्टि की भावनाओं को एक तरफ रख दिया और दरवाज़ा खोलते समय अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव बनाए रखा। जब उसने राज्यपाल को देखा तो उसने तुरंत अपनी छाती फुला ली और अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से बोला, आपका विनम्र अधीनस्थ आदरणीय राज्यपाल को नमस्कार करता है। राज्यपाल ने कुछ दस्तावेज पढ़ते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसने वांग बाओले को अनदेखा किया और उसे कुछ देर के लिए कार्यालय में खड़ा रहने दिया। उसने आखिरकार अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। जब उसने उससे एक सवाल पूछा तो उसका चेहरा भावहीन था। क्या आपको महिला साधकों के संपर्क नंबर इकट्ठा करने में मज़ा आता है? वांग बाओले को नहीं पता था कि वह कल्पना कर रहा था या नहीं, लेकिन जब उसने राज्यपाल की बात सुनी तो उसे अपनी पीठ के पीछे ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि यह उसका अपना निजी मामला है।
यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके मामलों में शामिल नहीं थे, तो मार्टियन कॉलोनी की गवर्नर खुद क्यों इसमें शामिल हो रही थी? शायद उसकी एक बेटी है और वह मुझे अपना दामाद बनाना चाहती है। ये स्पष्ट नहीं था कि वांग बाओले इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, लेकिन उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने गवर्नर को घूर कर देखा। ये स्पष्ट था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वह खूबसूरत दिख रही थी। वांग बाओले तुरंत असमंजस में पड़ गए। नहीं, मैं वांग बाओले सिद्धांतों का आदमी हूँ। वांग बाओले ने गहरी सांस ली। वह सोच रहा था कि कैसे गवर्नर को चतुराई से मना किया जाए। तभी गवर्नर ने नाक बांध सिकोड़ी। तुम अभी भी युवा और अपरिपक्व हो। तुम्हें रोमांटिक प्रेमालापों में खुद को नहीं उलझाना चाहिए। तुम ऐसे चरित्र के साथ अपने कार्यालय की भारी जिम्मेदारियों को कैसे उठा सकते हो? गवर्नर ने वांग बाओले को ठंडी निगाह से देखा। वांग बाओले तुरंत घबरा गए। उन्हें पता था कि इस बार वह कल्पना नहीं कर रहे थे। वह उसकी ठंडी निगाहों के पीछे एक जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। वह कांप उठा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और राज्यपाल की आंखों के सामने ही उन सभी महिला साधकों के संपर्क विवरण मिटा दिए जिनसे उसने पहले बात की थी। राज्यपाल वांग बाओले की त्वरित प्रतिक्रिया और अपने पिछले कार्यों के लिए तत्काल पछतावे के बावजूद असंतुष्ट दिख रहे थे। हालांकि वह आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकी। आखिरकार उसने पश्चाताप दिखाया था। उसने इस विषय पर आगे कुछ नहीं कहा और इसके बजाय सीधे काम पर चली गई। संघ और मार्टियन प्रशासन नए शहर क्षेत्र की स्थापना के लिए कुछ संसाधन प्रदान करेगा। हालांकि मैं आपको अभी बता सकता हूं कि वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ मंगल ग्रह पर हम जो संसाधन प्रदान कर सकते हैं वे सीमित होंगे। संघ के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हम जो संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं वे केवल नए शहर क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में मदद करेंगे। आपको शहर क्षेत्र के आगे के विकास को जारी रखने के लिए कुछ सोचना होगा। ये पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको शहर क्षेत्र के निर्माण के लिए 6 महीने दे रहा हूँ। तीसरी बात, निर्माण के 6 महीने बाद हम नए क्षेत्र में 100 मिलियन निवासियों को स्थानांतरित करेंगे। मैं यह आकलन करने के लिए नए शहर क्षेत्र की यात्रा भी करूंगा कि क्या इसका निर्माण संतोषजनक तरीके से हुआ है और क्या ये वास्तव में 100 मिलियन लोगों की मेजबानी कर सकता है। बस इतना ही। आप 3 दिनों में तैयार किए गए सभी संसाधनों के साथ नए शहर क्षेत्र की यात्रा करेंगे। मैं निर्माण के पहले चरण में आपकी मदद करने के लिए 1 लाख लोगों को भेजूंगा। आप तय करेंगे कि शहर क्षेत्र के निर्माण के लिए उनका उपयोग कैसे किया जाए। वांग बाओले, मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों को निराश नहीं करेंगे जो इसे दिलचस्पी से देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परियोजना का मुख्य फोकस नए शहर क्षेत्र का निर्माण नहीं है, बल्कि सरणी गठन की स्थापना है। राज्यपाल ने अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग बाओले को एक जेड स्लिप दी। जेड स्लिप में नए मार्टियन सिटी जोन के एरे फॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट थे जो शीर्ष गुप्त जानकारी थी। उसने वांग बाओले को निर्देश दिया कि कोई भी अन्य व्यक्ति पूरे ब्लूप्रिंट तक नहीं पहुंच सकता। उसने वांग बाओले को फिर से देखा। उसका भाव शांत था, उसके विचार समझ में नहीं आ रहे थे। उसने शांत भाव से कहा, मेरी कुछ ही देर में मीटिंग है। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? वांग बाओले स्तब्ध रह गया। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाह रहा था। राज्यपाल ने अपना चाय का प्याला नहीं उठाया था और अपनी चाय की चुस्की लेना शुरू नहीं किया था, लेकिन उसके कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह उससे तंग आ चुकी थी और उसे दूर भेज रही थी। वह घबरा गया। राज्यपाल ने जो पहली शर्त बताई थी वह पहले से ही एक चुनौती थी। उसके लिए बाकी संसाधनों को जुटाना असंभव था जो आवश्यक थे और जो उसे आवंटित नहीं किए गए थे। अगर वह चाहता भी तो इतना खर्च नहीं कर पाता। आधे साल की निर्माण समय सीमा की दूसरी आवश्यकता और जनसंख्या के आकार की तीसरी आवश्यकता को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। अपने अनंत किले के बारे में वांग बाओले के ज्ञान के आधार पर वह जानता था कि 6 महीने के भीतर एक शहर क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक संसाधन और श्रम बहुत अधिक होगा जो 100 मिलियन लोगों की मेजबानी कर सके। ये लगभग असंभव कार्य था। गवर्नर, तीनों आवश्यकताओं को पूरा करना लगभग असंभव है, वांग बाओले ने जल्दबाजी में कहा। यह आपकी समस्या है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमें किसी और को ढूंढना होगा। गवर्नर ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले के प्रति उसका असंतोष बढ़ रहा था। परीक्षण के दौरान उनके प्रदर्शन से पहले वांग बाओले के बारे में उनकी धारणा काफी सकारात्मक थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। वांग बाओले को पसीना आने लगा। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने इस मेयर पद के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो वे शहर का मजाक बन जाएंगे। ये स्पष्ट था कि राज्यपाल अपर्याप्त संसाधनों की समस्या में कोई मदद नहीं करने वाले थे। वांग बाओले ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश की। जब उन्हें उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में पढ़ी गई रणनीति याद आई तो उनके दिमाग में तेजी से गियर घूमने लगे। राज्यपाल के चेहरे पर शिकन गहराने लगी।
वह वान बाओले को जाने का आदेश देने ही वाली थी कि वान बाओले ने अपना सिर उठाया और राज्यपाल की आंखों में सीधे देखा। राज्यपाल, अगर आवंटित संसाधन अपर्याप्त हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नए शहर क्षेत्र के निर्माण की जिम्मेदारियां बहुत भारी हैं। मैं, वान बाओले, 1 लाख लोगों का काम करने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन मैं आपकी अपेक्षाओं को निराश नहीं करना चाहता। मैं आपसे अपने डिप्टी चुनने का अधिकार देने की अनुमति मांग रहा हूं। उप महापौर का पद सेकेंडरी रैंक फॉर नोबल्स होना चाहिए। वान बाओले एक जुआ खेल रहा था। उसे याद आया कि इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने उप महापौरों के बारे में क्या कहा था। उसके पास उप महापौर के वादे का उपयोग करके अधिक संसाधन खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब राज्यपाल ने उसकी बात सुनी तो वह भावशून्य रही। उसने वान बाओले को घूरा, फिर शांत भाव से कहा, तुम 2 ले सकते हो। जब वान बाओले ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वह मूल रूप से केवल एक उप महापौर चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज्यपाल उसे 2 रखने की अनुमति देंगे। वह उग्र रूप से सोचने लगा। उसने अपने चेहरे पर एक गलत भाव बनाया और जोर से कहा, राज्यपाल, अगर नए क्षेत्र में कोई समस्या आती है तो मुझे ही इसका जवाब देना होगा। चूंकि मुझे जिम्मेदार ठहराया जाना है, इसलिए मुझे 10 उप महापौरों की आवश्यकता होगी। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सब कुछ ठीक रहे। आप इसे रोक सकते हैं। आपको 4 मिलेंगे। राज्यपाल ने तुरंत वान बाओले की कुटिल योजनाओं को समझ लिया। उसने शांत भाव से उत्तर दिया और बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर उसने कहा कि वान बाओले के पास उप महापौर के पद के लिए लोगों की सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम निर्णय उसके पास है। इसका मतलब यह था कि वान बाओले के कड़े और जोरदार विरोध के बावजूद उप महापौर बनना अभी भी संभव था, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। राज्यपाल को आखिरकार वान बाओले के विचारों और राय पर विचार करना था। वान बाओले समझ गए कि यह प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की। उन्हें पता था कि उम्मीदवारों का अंतिम समूह वे ही होंगे जिनकी उन्होंने सिफारिश की थी। सब कुछ इतना पारदर्शी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। उसने जाने से पहले राज्यपाल को लिन तियानहाओ को दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी के डीन के रूप में कार्यभार संभालने की अपनी सिफारिश के बारे में बताया। राज्यपाल ने जाने से पहले उसे फिर से याद दिलाया कि उसके कार्य का मुख्य फोकस शहर का निर्माण नहीं बल्कि सरणी गठन की स्थापना थी। वान बाओले समझ सकता था कि राज्यपाल के बार बार याद दिलाने के बाद यह मामला उसके लिए कितना मायने रखता था। उसका ध्यान भी उसके ध्यान के अनुरूप था। वान बाओले के जाने के बाद राज्यपाल की अभिव्यक्ति नर्म हो गई। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और खिड़कियों की ओर चली गई। जल्द ही उसने देखा कि वान बाओले अपने क्रूजर पर सवार होकर जा रहा है। यह मोटा आदमी इतना बेवकूफ़ नहीं है। वह हंसी। वह इस तथ्य से सांत्वना पाती हुई दिखी और उसकी भावनाएं उसकी आंखों में झलक रही थीं। उसने नए शहर क्षेत्र की स्थापना को वान बाओले से भी अधिक गंभीरता से देखा। अगर वान बाओले ने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती और शहर क्षेत्र के निर्माण के लिए अधिक संसाधन जुटाने का तरीका नहीं जानती होती तो इसका परिणाम उसे निराशा में होता। हालांकि वह उसे कुछ संकेत देती ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान कुछ भी गलत न हो। बेशक अगर ऐसा हुआ होता तो उसे संदेह होने लगता और वह अगले मेयर बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति पर विचार करना भी शुरू कर देती। लेकिन वान बाओले ने स्पष्ट रूप से चुनौतियों का तुरंत जवाब दिया था। वह उसकी प्रतिक्रिया को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन जैसे जैसे उसने आगे सोचना शुरू किया उसकी स्वीकृति कम होती गई। उसके विचारों में आलोचना और मूल्यांकन का एक रंग था। बच्चे, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो ये पर्याप्त नहीं होगा। राज्यपाल के कार्यालय से जाने के बाद नए शहर क्षेत्र के मेयर के रूप में अपने नए कार्यालय के प्रति वान बाओले का उत्साह कम हो गया। राज्यपाल द्वारा निर्धारित 3 शर्तों के बारे में सोचते ही उनका सिर धड़कने लगा। वह मुझे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रही है। वान बाओले आक्रोश से उबल रहे थे। वह दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी में लौट आए। उन्होंने आह भरी। उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वह 3 दिनों में जा रहे थे, जिसका मतलब था कि उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए केवल 3 दिन थे। कोई बात नहीं, मैं खुद को इतना तनाव क्यों दूं? भले ही मैं इन 3 दिनों में सब कुछ हल न कर पाऊं, फिर भी मैं नए शहर क्षेत्र के निर्माण के दौरान कुछ न कुछ करने की कोशिश कर सकता हूं। वान बाओले ने राहत की सांस ली। उन्होंने समाधान के लिए उग्र रूप से विचार विमर्श किया। उन्हें लगा कि उनकी वर्तमान स्थिति परीक्षण से पहले की स्थिति से अलग नहीं थी, क्योंकि तब भी उनके पास कोई संसाधन नहीं था। उनके पास केवल अपने अनंत किले और निर्माण कठपुतलियों के लिए अपने ब्लूप्रिंट थे। उसकी वर्तमान स्थिति भी ऐसी ही थी। संसाधनों के मामले में वह अभी भी दरिद्र था। बस ब्लूप्रिंट और कठपुतलियों के बजाय अब उसके पास सौदेबाजी के लिए एकमात्र संभावित उप महापौर पद था। ये सोचना कि मैं, वान बाओले, सम्मान और सिद्धांतों का आदमी और बेहद खूबसूरत, जो कभी भी छल कपट के लिए नहीं झुका, अब मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर द्वारा किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए मजबूर और बाध्य किया जा रहा हूँ।
ठीक है, मैं बस एक बार अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाऊंगा। वांग बाओले ने आह भरी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा कि कैसे अपने सौदेबाजी के चिप्स का सबसे अच्छा उपयोग किया जाए और उनसे सबसे अच्छा सौदा किया जाए। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि हर राजनीतिक ताकत उपमहापौर पद को लालच से देखेगी। हो सकता है कि वे अपने किसी व्यक्ति को महापौर न बना पाएं, लेकिन उपमहापौर पद की गारंटी होगी कि वे लंबे समय में नुकसान नहीं उठाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं उनके लिए नीलामी आयोजित कर सकूं। वांग बाओले ने बड़े अफसोस के साथ सोचा। उसने इस विचार पर केवल संक्षेप में विचार किया। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया तो उसे विश्वास था कि अगले दिन उसे संबंधित अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ले जाया जाएगा। वांग बाओले ने अपने पास मौजूद उपमहापौर पद का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में सोचा। फिर उस रात जब वह ध्यान कर रहा था, उसे एक अजनबी से एक आवाज़ मिली। कॉल करने वाला एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही वांग बाओले ने फ़ोन उठाया, उसकी वृद्ध आवाज़ ने तुरंत बता दिया कि वह कौन था। वांग बाओले, मैं व्हाइट डियर दाओ कॉलेज का संप्रदाय स्वामी हूँ। 4 दाओ कॉलेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार ली आपका उपमहापौर बनेगा और न्यूमार्स क्षेत्र में आपके काम का समर्थन करेगा। बोलते समय संप्रदाय स्वामी के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। उसने अपने उत्तेजना और क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका स्वर अधिकारपूर्ण और आज्ञाकारी लग रहा था, लेकिन ये पहले से ही वह सबसे अच्छा कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वांग बाओले ने एक भी शब्द कहे बिना उससे बात करना बंद कर दिया। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज का संप्रदाय स्वामी स्तब्ध रह गया। वह अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बदमाश, उसने वास्तव में मुझसे बात करना बंद करने की हिम्मत की। संप्रदाय के स्वामी ने अपनी मेज पटक दी। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। उसे हमेशा से ही वांग बाओले के बारे में गलत धारणा थी। वांग बाओले ने दाओ कॉलेजों की अवज्ञा की थी और मुकदमे में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा था। वह दाओ कॉलेजों के खिलाफ गया था, जो देशद्रोह के समान था। 4 दाओ कॉलेजों ने लीगी का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। कौन सोच सकता था कि वांग बाओले अचानक काम में बाधा डालेगा और उम्मीदवार बन जाएगा। अगर वह वहीं रुक जाता तो ठीक रहता, लेकिन नहीं, वह वास्तव में आगे बढ़ गया था और सफल हुआ था। अगर वांग बाओले व्हाइट डियर दाओ कॉलेज से होता तो संप्रदाय के स्वामी का इस मामले पर अलग दृष्टिकोण होता, लेकिन वांग बाओले उसका अपना नहीं था और उसने उसकी अवज्ञा की थी। संप्रदाय के स्वामी को उसके लिए झुंझलाहट और जलन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वांग बाओले ने अपनी आवाज़ का प्रसारण बंद करने की हिम्मत की, उसके बाद उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने तिरस्कार में नाक भान से कुड़ी। इतनी कम उम्र में इतना घमंडी होना। मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ली तुम्हारी सहमति के बिना भी तुम्हारा उपमहापौर बन जाएगा। चाहे तुम कितना भी नाराज़ हो, तुम्हें अपनी नाराज़गी को निगलना ही होगा। ये सोचकर संप्रदाय के भगवान ने तुरंत मार्टियन कॉलोनी के उप गवर्नर से संपर्क किया। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। जब विशाल वृक्ष ने उनसे कहा कि उन्हें भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, तो संप्रदाय के स्वामी दंग रह गए। अधिक विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें और अधिक अविश्वास हुआ। उन्होंने विशाल वृक्ष को आह भरते हुए सुना जब उन्होंने संप्रदाय के स्वामी से कहा कि उन्होंने नए शहर क्षेत्र के लिए उपमहापौर के पदों के बारे में भी पूछताछ की थी। राज्यपाल ने दृढ़ता से कहा था कि चयन में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विशाल वृक्ष स्पष्ट रूप से पूरे मामले से असंतुष्ट था। उन्होंने हार मानते हुए कहा कि सब कुछ अभी भी वांग बाओले और उनकी सिफारिशों पर निर्भर करता है। संप्रदाय के स्वामी का सिर तुरंत धड़कने लगा। वह वांग बाओले को एक और आवाज़ भेजने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि क्या कहना है। वांग बाओले, जिन्होंने अभी अभी संप्रदाय के स्वामी से फ़ोन काट दिया था, उत्साह से अभिभूत थे। उनकी आंखें जल रही थीं। उन्होंने जानबूझकर फ़ोन काट दिया था क्योंकि दूसरे की आवाज़ की टोन उन्हें बहुत नापसंद थी, लेकिन वांग बाओले ने भी दूसरे की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था। आगे क्या होगा? बूढ़ा आदमी किससे मदद मांगेगा? विशाल पेड़ से, राज्यपाल से, या शायद इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी से भी? जैसे ही वांग बाओले ने एक पल के लिए आत्मसंतुष्टि का आनंद लिया, उसकी आवाज़ संचारण रिंग फिर से कंपन करने लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि संचारण इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी से था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने तुरंत कॉल लगा दी। संप्रदाय के स्वामी के साथ एक छोटी बातचीत के बाद संप्रदाय के स्वामी ने आह भरी। बाओले, व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के संप्रदाय के स्वामी ने मुझे पहले बुलाया था। अगर आपको वास्तव में उसका प्रस्ताव अस्वीकार्य लगता है तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। संप्रदाय के स्वामी खुद भावनाओं से अभिभूत थे। उसे वांग बाओले ने जो किया था उस पर उसे गर्व था, लेकिन वह उस कठिन स्थिति से भी परेशान था जिसमें उसे रखा गया था। फिर भी वह हमेशा वांग बाओले के साथ खड़ा रहेगा। वांग बाओले कभी भी अपने संप्रदाय के स्वामी से जो भी मांगता था उसे अस्वीकार नहीं करता था। उसने थोड़ा सोचा और राज्यपाल द्वारा उसके लिए रखी गई 3 आवश्यकताओं को उसके साथ साझा करने का फैसला किया।
संप्रदाय स्वामी, मुझे ली के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे संसाधन भी साथ लाने होंगे। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज को नए शहर क्षेत्र की स्थापना के लिए आवश्यक संसाधनों के 2/10 हिस्से के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वह ऐसा कर सकती है तो वह उपमहापौर बनेगी। वान बाओले ने अपने पक्ष के किसी व्यक्ति से बात करते समय शब्दों को नहीं छिपाया। संप्रदाय स्वामी ने उसकी बात सुनी और हंस पड़े। संसाधन केवल व्हाइट डियर दाओ कॉलेज से नहीं आएंगे, ये 4 दाओ कॉलेजों से आएगा। इथरियल दाओ कॉलेज भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा क्योंकि संसाधन आपके उपयोग के लिए होंगे। लेकिन आप अभी भी बहुत नर्म दिल हैं। आप केवल 2/10 हिस्से के लिए कैसे पूछ सकते हैं? आपको कम से कम 40% मांगना चाहिए। वान बाओले की आंखें तुरंत चमक उठीं। संप्रदाय स्वामी ने वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। संप्रदाय स्वामी के प्रति उसके पक्ष में उसका विश्वास बढ़ता गया। प्रसारण समाप्त करने से पहले उसने संप्रदाय स्वामी के साथ कुछ देर और बातचीत की। आधे घंटे के भीतर संप्रदाय के स्वामी ने एक और ध्वनि संचरण भेजा। उसने केवल एक ही बात कही, 4 दाओ कॉलेज नए मंगल क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधनों का 40% प्रदान करेंगे। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन राहत की सांस ली। संसाधनों की खातिर उसने अपने और ली के बीच तनाव को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। वह ये भी जानता था कि भले ही वह इस विकल्प से असहमत हो, लेकिन व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के पास जो शक्ति थी, उसके साथ वे अंततः राज्यपाल को मनाने में सक्षम होंगे और ली को उसका उपमहापौर का पद दिलवाएंगे। बेशक उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन वे उसके लिए बहुत मददगार नहीं होते। आगे हमें अभी भी 3 और पद भरने हैं। वान बाओले की आंखें जल रही थीं। उसने अपनी ध्वनि संचरण रिंग को घूरा। उसे लग रहा था कि उसे समाधान के बारे में खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटी भीड़ें उसके सामने लाइन में खड़ी होंगी और वध का इंतज़ार करेंगी। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसे 5 पीढ़ी के स्काई कबीले, प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनट सेक्ट और गैलेक्टिक डस्क सेक्ट से कुछ ही समय बाद आवाज़ के संदेश मिले। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता चल गया था कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत इस बात से की कि वे कितने संसाधन देने को तैयार हैं। गैलेक्टिक डस्क सेक्ट ने शुरू से ही 50% देने का वादा किया। वान बाओले उनके प्रस्ताव से बेहद आकर्षित हुए। जैसे ही वे उनके प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर रहे थे, उन्हें जनरल जो से आवाज़ का संदेश मिला। वान बाओले जनरल को 7वीं रक्षा पंक्ति की लड़ाई के समय से जानते थे। उन्होंने अपनी बात को बिना किसी संकोच के कहा और ईमानदारी से कहा कि मंगल और पृथ्वी पर तैनात दोनों सेना चाहती थी कि कोंग दाओ नए शहर क्षेत्र का उपमहापौर बने। वान बाओले ने मामले पर विचार किया। वह जानता था कि उसका सेना के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध है और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना कठिन होगा। आखिरकार उन्होंने उम्मीदवारी के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान उसे सहायता प्रदान की थी। जैसे ही वह मामले पर विचार कर रहा था, उसकी आवाज़ संचरण रिंग फिर से कंपन करने लगी। इस बार ये फेडरेशन के अध्यक्ष डुआन मुके के मुख्यालय से एक कॉल थी। कॉल करने वाला राष्ट्रपति नहीं बल्कि उनका एक डिप्टी था। उसका लहजा विनम्र और सम्मानजनक था। उसने कहा कि वह राष्ट्रपति के आदेशों का पालन कर रहा था जब उसने वान बाओले को नए शहर क्षेत्र का मेयर बनने पर बधाई दी और बाद में प्रशंसा और प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। 2 वॉयस ट्रांसमिशन एक के बाद एक आए। भले ही वान बाओले एक मूर्ख था, फिर भी वह समझ सकता था कि क्या हो रहा था। फेडरेशन के अध्यक्ष डुआन मुके कोंग दाओ के गॉडफादर थे। वॉयस ट्रांसमिशन के पीछे का अर्थ बहुत स्पष्ट था। मुझे भी एक गॉडफादर चाहिए। वान बाओले ने अपना माथा पीट लिया। उसने आह भरी और जनरल जो को बताया कि वह कोंग दाओ को उपमहापौर के रूप में अनुशंसित करेगा। हालांकि कोंग दाओ को शहर के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों का 40% देना होगा। आखिरकार ली भी यही देने जा रहा था। हालांकि सेना के साथ अपने रिश्ते के कारण वह 20% स्वीकार करने को तैयार था। जनरल जो ने जब वान बाओले की बात सुनी तो जोर से हंसा। वह जानता था कि क्या हो रहा है और उसे युवक की ईमानदारी पसंद आई। उसने सिर हिलाया और कहा कि वह संदेश पहुंचाएगा और दूसरों को बताएगा कि वान बाओले उनके लिए क्या उपकार कर रहा है। एक दिन की व्यस्तता के बाद वान बाओले ने अपने 2 उपमहापौरों के नामों की पुष्टि की। उन्होंने अपने नए शहर क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधनों का 60% भी गारंटी दी थी। संघ और मार्टियन प्रशासन द्वारा उसे दिए जा रहे संसाधनों के साथ उसके पास उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। इससे वान बाओले का बोझ बहुत कम हो गया। उसे याद आया कि उसके पास अभी भी 2 पद खाली हैं और यह सोचकर वह खुश हो गया। वह शुरू में जितनी योजना बनाई थी उससे कहीं अधिक संसाधन एकत्र करने और एक बड़ा शहर क्षेत्र बनाने में सक्षम हो सकता है। ये खबर फैल गई कि वान बाओले को अपने उपमहापौरों को चुनने का अधिकार दिया गया था। विभिन्न राजनीतिक ताकतों ने भी अनुमान लगाया था कि इस प्रक्रिया में वान बाओले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे थे और मंगल ग्रह पर अपने स्रोतों से कुछ जांच के बाद उनके अनुमानों की पुष्टि हुई। 4 दाओ कॉलेजों और सेना से 2 नामों की पुष्टि हो गई थी, जिससे राजनीतिक ताकतों के पास लड़ने के लिए 2 शेष रह गए थे।
प्रतिस्पर्धा तीव्र हो गई। तभी जिन डोमिंग उसे ढूंढने आए। वांग बाओले ने सोचा कि जिन डोमिंग उन दोनों के बीच समझौते का उपयोग करके खुद को नए शहर क्षेत्र में उपमहापौर का पद दिलवाएंगे। हालांकि अजीब बात यह थी कि जिन डोमिंग ने उनके शुरुआती समझौते का एक भी शब्द नहीं बताया। भाई बाओले, मैं अपने पिता की ओर से यहाँ आया हूँ। हम त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन नए शहर के निर्माण के लिए मेयर वांग को आवश्यक संसाधनों को प्रायोजित करने के लिए तैयार हैं। हमारे गुरु ने बोल दिया है, आपके गढ़ के आकार के बावजूद हम आपको आपकी ज़रूरत के आधे संसाधन मुहैया कराएंगे। सिर्फ एक शर्त है, मैं उपमहापौर बनूंगा। जिन डोमिंग ने वांग बाओले के घर के अंदर नज़र घुमाई, मानो वह गधे को देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने लापरवाही से बात की, मानो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह आखिरकार नए शहर क्षेत्र का उपमहापौर बन भी गया या नहीं। गधे को न ढूंढ पाने के बाद जिन डोमिंग खांसने लगा। वह बातचीत के मुख्य विषय से भटक गया, वांग बाओले की ओर झुका और फुसफुसाया, भाई, मैंने कुछ शोध किया। आपका गधा किसी तरह का उत्परिवर्तित जानवर होना चाहिए। भविष्य में इसके आपके खिलाफ विद्रोह करने और आपको खा जाने की बहुत संभावना है। अतीत में ऐसे जानवरों को पालने के उदाहरण थे। मैंने इस मामले पर फिर से विचार किया और फैसला किया कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हाँ, ये कहाँ चला गया? जिन डोमिंग ने पलकें झपकाईं। वह जानता था कि नरक में कोई भी उसके द्वारा कही गई एक भी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वांग बाओले द्वारा गधे को मुकदमे के लिए साथ लाने के बाद वांग बाओले के बजाय गधा ही बेहद मशहूर हो गया था। पूरे संघ में ऐसा कोई नहीं था जिसने गधे के बारे में न सुना हो। ये स्पष्ट था कि मुकदमे की लाइव स्ट्रीम के दौरान लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित हुआ था। गधे ने जो मनमोहक व्यवहार दिखाया था, साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षक शारीरिक बनावट, सभी को स्क्रीन पर कैद किया गया था। जानवर की कीमत भी बढ़ गई। धरती पर ऐसे लोग थे जिन्होंने गधे को खरीदने के लिए ऊंची कीमत लगाई थी। वांग बाओले नए शहर क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने में व्यस्त थे और ऐसी खबरों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इस मामले के बारे में कुछ सुना था। उन्होंने जिन डोमिंग को एक तरफ से देखा और जो कुछ उन्होंने अभी कहा था उसे अनदेखा करने का मन बनाया। हालांकि उनकी दोस्ती को देखते हुए यह अशिष्टता होगी। उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने खांसते हुए कहा, गधा, मैं इसे वापस नहीं लाया। इसे अभी भी दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब के अंदर होना चाहिए। जिन डोमिंग ने यह सुनकर ठिठक गए, क्या आप इसे वापस नहीं लाए? हाँ, मैंने वादा किया था कि अगर मैं नया मेयर बन गया तो मैं इसे पूरे 3 दिन तक खाने दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि मुकदमे के दौरान मैंने जो अनंत किला बनाया था उसे बहुत नुकसान हुआ था और वह ढहने के कगार पर था। अन्य उम्मीदवारों की शहर की संरचनाएं भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उन्हें रिसाइकिल करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे नया सिटी जोन बनाने से पहले इलाके को भी साफ करना होगा। अब तक तो पूरा इलाका साफ हो जाना चाहिए था। जिन डोमिंग ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग चालू कर दी। उसने कुछ बटन दबाए और अचानक वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से एक स्क्रीन प्रोजेक्ट हुई। स्क्रीन पर दिव्य आयुध कैटाकॉम्ब्स में ट्रायल का स्थान था। इलाका बदल गया था। अब ये गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साफ हो गया है। कोई भी गधे को खुशी से उछलते हुए, अपनी पूंछ हिलाते हुए और किताब के क्षतिग्रस्त पृष्ठ को खुशी से चबाते हुए देख सकता था। चाहे वह कितना भी क्षतिग्रस्त क्यों न हो, फिर भी वह हजारों फीट तक फैला हुआ था। हालांकि गधे के चबाने के साथ ही ये लगातार सिकुड़ता गया। जिन डोमिंग ये दृश्य देखकर चौंक गए और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। गधे की खाने की क्षमता एक बार फिर उनकी सबसे बड़ी कल्पना से भी परे हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे गधे ने उसके सिर पर लात मारी हो, क्योंकि गधे को खरीदने के बारे में पुनर्विचार करने का कोई और कारण नहीं था। अगर वह उसे खरीद कर घर ले आता तो गधा उसे घर से बाहर निकाल कर खा जाता। चूंकि भाई जिन को गधा बहुत पसंद है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं कि इसे कितने में बेचा जाए। वांग बाओले ने जिन डोमिंग के कंधे पर थपथपाया और उसे देखकर मुस्कुराया। भाई बाओले, मैं जिन डोमिंग किसी से उसकी प्यारी चीज़ छीनने वाला नहीं हूँ। मैं गधे की कभी लालसा नहीं करूँगा। हाँ, ये सही है, मेरी अभी भी लीगी के साथ डेट है। मैं अब विदा लेता हूँ, जिन डोमिंग ने गंभीरता से कहा और जल्दी से चला गया। वह वांग बाओले द्वारा फिर से इस विषय का उल्लेख करने से डर गया था, साथ ही उसके आवेगी हो जाने के परिणामों से भी। जिन डोमिंग को विदा करते हुए वांग बाओले ने आह भरी। उसका उत्साह चरम पर था। उन्होंने जिन डोमिंग के बोर्ड में आने के विचार का स्वागत किया, विशेष रूप से त्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन की संपत्ति और उनके शहर के निर्माण के पैमाने की परवाह किए बिना आवश्यक संसाधनों का आधा हिस्सा प्रदान करने का जबरदस्त वादा। इसने वांग बाओले को याद दिलाया जब उन्होंने पहली बार फेडरेशन कैपिटल में कदम रखा था और झाओ यामिंग के परिवार से असीमित क्रेडिट के साथ स्पिरिट कार्ड प्राप्त किया था। मुझे हमारी यामिंग की याद आने लगी है। वांग बाओले ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बनी की छवि उसके दिमाग में उभरी। जैसे ही उसने अपने दिमाग में उसे देखा, उसे जल्द ही लगा कि कुछ कमी है।
झाओ यामिंग की छवि धीरे धीरे बनी के बगल में दिखाई दी। यह अफसोस की बात है कि मैं उसे मंगल ग्रह पर स्थानांतरित नहीं कर सका। अन्यथा झाओ यामिंग और झुओ युफान के साथ एडोनिस एसोसिएशन पूरे मार्टियन ग्रह पर कब्जा करने में सक्षम होगा। हालांकि हमारे पास अभी भी एडोनिस एसोसिएशन में पर्याप्त सदस्य नहीं हैं। वांग बाओले ने आह भरी। उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया कि उपमहापौर के लिए अंतिम रिक्ति को कौन भरना चाहिए। तारांकन। वह सोचता रहा, फिर अचानक उसे लिन तियानहाओ का ख्याल आया। भले ही उसने लिन तियानहाओ को दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का डीन बनने की सिफारिश की थी, लेकिन वह सोचने लगा कि लिन तियानहाओ ने उसके आदेशों का कितनी अच्छी तरह पालन किया और उसके पिता कितने शक्तिशाली थे। उसने उसे एडोनिस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में जोड़ने पर विचार किया। मैं अपने दुश्मनों को अपने उपमहापौरों के पदों पर नहीं रख सकता। ली यी और कोंग दाओ निश्चित रूप से मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे। जिन डोमिंग को बस ली के आसपास रहने में दिलचस्पी है, इसलिए कौन जानता है कि महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान मुझे उससे कितनी मदद और समर्थन मिल सकता है। वांग बाओले की सावधानी बढ़ती गई क्योंकि उसने आगे सोचा। उसने महसूस किया कि वह अपने उपमहापौरों को उसके खिलाफ गिरोह बनाने का मौका नहीं दे सकता। वह अपने नए शहर क्षेत्र के लिए यथासंभव अधिक से अधिक संसाधन प्राप्त करने की कोशिश करते हुए उस संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे अपने उपमहापौरों में से एक के रूप में एक सहयोगी की आवश्यकता है। कुछ सोचने के बाद वांग बाओले ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिन तियानहाओ को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। उसने लिन तियानहाओ से कहा कि वह उसे उपमहापौर के रूप में सिफारिश करना चाहता है। लिन तियानहाओ अभी तक अकादमी के डीन बनने के सदमे से उबर नहीं पाया था कि वांग बाओले ने जो कुछ उसे बताया उससे वह फिर से दंग रह गया। उसके चेहरे पर खुशी और अत्यधिक उत्साह के भाव उभर आए। डीन, मैं तियानहाओ, अच्छा काम करो। याद है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? मैं, वांग बाओले, अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलूंगा। जब तक मुझे पदोन्नति मिलती रहेगी, मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा। पहले मैं चाहता था कि तुम अकादमी में मेरा पद संभालो, लेकिन तब से मैंने इस पर अधिक विचार किया है। तुम्हारे पास जो क्षमताएं हैं, उनके साथ तुम्हें एक बड़े मंच पर खड़ा होना चाहिए ताकि तुम्हें अपनी योग्यताएं दिखाने का मौका मिले। तियानहाओ, मैंने तुम्हें यह मंच दिया है। हम दोनों को नए मंगल क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने और बनाने दो। वांग बाओले ने जोश से बात की। लिन तियानहाओ उत्साह से कांप उठा और उसका दिमाग गूंज रहा था। उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। यह उसके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। लिन तियानहाओ ने कुछ गहरी सांसें लीं, फिर कहा, मुझे अपने पिता को सूचित करना है। जाओ। वांग बाओले परिणाम से प्रसन्न था। वह लिन यू को यह बताना चाहता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एहसान का बदला एहसान से चुकाना जानता है। वह जानता था कि जितना अधिक वह लिन तियानहाओ को तैयार करेगा और रैंक में ऊपर लाएगा, उतना ही उसके और लिन यू के बीच गठबंधन बढ़ेगा। ऐसे अनुभवी और चालाक व्यक्ति का सहयोगी के रूप में उच्च पद और अधिकार के साथ होना एक आश्वस्त करने वाली बात थी। उसे केवल लिन तियानहाओ के मामले को ठीक से संभालने की जरूरत थी। वांग बाओले उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से जो कुछ सीखा था, उसकी गहरी समझ से प्रसन्न हुआ। लिन तियानहाओ ने उसके साथ प्रसारण समाप्त किया और उत्साहपूर्वक अपने पिता को एक आवाज प्रसारण भेजा। लिन यू को जब इस मामले के बारे में पता चला तो वह बस हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी संतुष्टि और स्वीकृति से रंगी हुई थीं। उसने लिन तियानहाओ को नहीं बताया था, लेकिन उसने एक जुआ खेला जब उसने अपने बेटे को मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में भाग लेने से रोकने का फैसला किया। उसने वांग बाओले की सफलता पर जुआ खेला था। एक बार जब वांग बाओले मेयर बन गया तो वह तुरंत लिन तियानहाओ को पदोन्नत करने और उसे अपने शहर के क्षेत्र में स्थानांतरित करने का फैसला नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने विदेशी वातावरण में काम करना शुरू किया, वह अपने परिचित लोगों को खींचने और उन्हें अपने कार्यालय में डिप्टी के रूप में रखने पर विचार करना शुरू कर देगा। जब वह समय आएगा तो वह केवल लिन तियानहाओ के बारे में सोच सकता था। भले ही वह हारने वाला दांव लगाता, फिर भी वह वांग बाओले को उपमहापौर बनाने के लिए जोर देता। लिन तियानहाओ अभी भी दाओ माउंटेन मिस्ट अकादमी का डीन बन जाएगा। वह किसी भी तरह से जीत जाएगा। यहीं पर लिन यू ने अपनी पूरी चालाकी दिखाई। लिन यू में एक और खूबी थी, उसने कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं समझा। हालांकि उसे लगा कि वांग बाओले को अभी तक समझ नहीं आया है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि जैसे जैसे वांग बाओले को और भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और उसे और भी अनुभव होगा, उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा था। अगर लिन तियानहाओ को उस समय यह एहसास हो जाता तो यह उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसलिए लिन यू ने अपने अनुभव का पूरा फ़ायदा उठाने का फैसला किया। अब जबकि वांग बाओले अपने करियर के अहम पड़ाव पर पहुंच चुका था, लिन यू उसे एक गहन सबक देने वाला था। उसे पूरा भरोसा था कि वह वांग बाओले को जो सलाह देने वाला था, उससे उनके बीच के तनाव दूर हो जाएंगे। भले ही वांग बाओले को एहसास हो जाए कि वह क्या कर रहा था, लेकिन वह उसके या लिन तियानहाओ के प्रति कोई नाखुशी या नाराज़गी नहीं रखेगा। वांग बाओले को अपने पाठ के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा।
लिन तियानहाओ के साथ प्रसारण समाप्त करने के बाद लिन यू ने अपने लिए एक कप चाय बनाई। उसने एक घूंट लिया, एक पल इंतजार किया और आधा कप चाय पीने के बाद उसने अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली और वांग बाओले को फ़ोन किया। समय बहुत जल्दी या बहुत देरी से नहीं था, ये बिल्कुल सही था। दूसरा पक्ष उसकी ईमानदारी के साथ साथ उसके धैर्य को भी महसूस कर सकेगा। यह एक ऐसा जीवन पाठ था जिसे लिन यू ने अपने लंबे जीवन से सीखा था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे लोग नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया है। वांग बाओले को उम्मीद थी कि लिन यू उसे कॉल करके धन्यवाद देगा, तभी उसकी आवाज़ संचारण रिंग वाइब्रेट हुई। उसने डिवाइस पर लिन यू का नाम देखा और उसे उठाने ही वाला था। फिर उसने थोड़ा सोचा। उसने कॉल करने से पहले कुछ पल इंतजार किया। वांग बाओले की लिन यू के साथ बातचीत सीमित थी। लिन तियानहाओ ज़्यादातर समय उनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। आखिरी बार वांग बाओले ने लिन यू से संपर्क किया था क्योंकि लिन तियानहाओ गायब हो गया था और उसने जो कुछ हुआ था उसके लिए बेहद दोषी महसूस करते हुए फ़ोन किया था। अपनी सीमित बातचीत के बावजूद वे आसानी से बातचीत करने में सक्षम थे। लिन यू एक बेहद आकर्षक व्यक्ति थे। उनका आकर्षण उनके शारीरिक रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरों के साथ उनके व्यवहार और अन्य लोगों के प्रति उनके रवैये से आता था। उन्होंने वांग बाओले को बधाई दी और लिन तियानहाओ को इतना महत्वपूर्ण कार्य देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लिन यू फिर रुक गए, ऐसा लग रहा था कि वे चाय की चुस्की ले रहे हैं। फिर उन्होंने धीरे से फिर से बात की। बाओले, तुम और तियानहाओ एक ही उम्र के हो, इसलिए मैं तुम्हें भतीजे की तरह रखने जा रहा हूँ। क्या तुमने कभी संघ में अपनी भविष्य की प्रगति के बारे में सोचा है? मैंने तुम्हारी महत्वाकांक्षा के बारे में सुना है। तुम संघ के अध्यक्ष बनना चाहते हो। यह एक अच्छा आदर्श है जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे तुम्हारे पिता से ईर्ष्या है। अगर तियानहाओ तुम्हारे जितना महत्वाकांक्षी हो सकता है तो मैं भी अपना मन शांत रख पाऊंगा। लिन यू ने आह भरी। उसने यह बात अपने दिल से कही थी। उसे इस जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह औसत से ज़्यादा प्रतिभाओं से संपन्न था और उसे पूरा भरोसा था कि समय के साथ वह अपनी प्रतिभा और संसाधनों के आधार पर नवजात आत्मा तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसे सबसे ज़्यादा पछतावा लिन तियानहाओ का था। यही वजह थी कि वह वांग बाओले के प्रति इतना आभारी था। लिन यू की बात सुनकर वांग बाओले हंसने लगा। अंकल लिन, आप सही कह रहे हैं। मैं बचपन से ही यही सोचता था। मैं अपने पिता से ईर्ष्या करता हूं कि उन्हें इतना अच्छा दिखने वाला, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी बेटा मिला। लिन यू कुछ पल के लिए चुप हो गया। वांग बाओले की बात सुनकर उसे होश आ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने जल्दी से विषय बदल दिया और तुरंत बोल पड़ा। बाओले, अब तुम अपने करियर के एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गए हो। समय बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था, जब तक आपकी साधना पर्याप्त थी, जब तक आपके पास निश्चित परिपक्वता और इच्छाशक्ति थी और आप खुद को दिखाने के लिए तैयार थे, तब तक आप या तो अनुग्रह से गिर जाते थे या बाकी लोगों से ऊपर खड़े होने के लिए रैंक में ऊपर उठते थे। अब माहौल स्थिर हो गया है। हर राजनीतिक ताकत स्थिरता और सुरक्षा की लंबी अवधि की इच्छा रखती है। भले ही डुआन मुके के पास भविष्य के लिए भव्य दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं हों, लेकिन वह अपने द्वारा उठाए जा रहे प्रत्येक प्रगतिशील कदम में बड़ी कठिनाई पाता है। इसलिए मेरा मतलब है, ऐसे समय में एक प्राथमिक रैंक 4 नोबल वह सर्वोच्च रैंक है जिसे कोई व्यक्ति बिना शक्ति और अधिकार के प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो आप अब अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं। जब तक आप हमारे साथी दाववादी ओस्मांथस की तरह नहीं बन जाते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जो पूर्ण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में पहुंच गया और कांच की छत को तोड़ दिया। हालांकि आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि जब ऐसा हो तो संघ के अध्यक्ष और हमारे जैसे लोग नवजात आत्मा क्षेत्र में आगे न बढ़ें। बाओले, क्या आप समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो ऐसा करना कठिन रहेगा, भले ही आपकी साधना कोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंच जाए। आखिरकार वर्तमान में 4 दाव कॉलेज इथरियल दाव कॉलेज के नेतृत्व में नहीं हैं। लिन यू के शब्द सीधे और ईमानदार थे। वह अपने विशाल अनुभव के आधार पर वांग बाओले के भविष्य का विश्लेषण कर रहा था। यही कारण था कि लिन यू की बात सुनते ही वांग बाओले और अधिक गंभीर हो गया। उसने लिन यू की कही बातों पर विचार किया और इस बात से इनकार नहीं कर सका कि लिन यू ने जो कुछ कहा वह सच था। वह थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा बड़ा योगदान हो सकता है जो वह प्राथमिक रैंक 4 नोबल से माध्यमिक रैंक 3 या प्राथमिक रैंक 3 नोबल तक आगे बढ़ने के लिए कर सकता है। हालांकि आप नए मार्टियन सिटी जोन के मेयर बन गए हैं। आपने सही कदम उठाया है। वास्तव में यह आपके लिए एक अवसर हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ नहीं से कुछ बना लिया है। आपने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया है जहां कोई भी मौजूद नहीं था और प्राथमिक रैंक 4 नोबल बनने के लिए आगे बढ़े हैं। इससे पहले कोई नया मंगल क्षेत्र नहीं था। एक नया सिटी जोन स्थापित करना एक नई भूमि की स्थापना के समान नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक प्रभावशाली उपलब्धि है।
यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक ताकतों ने इस अवसर के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी है। एक ओर वे इसे दिव्य आयुध के लिए कर रहे थे, दूसरी ओर वे अपने उत्तराधिकारियों के लिए भविष्य के सम्मान के लिए भी लड़ रहे थे। जैसे जैसे दुनिया स्थिर होती जा रही है और शांति का राज कायम हो रहा है, संघ के लिए ऐसे प्रभावशाली और असाधारण योगदान देने का अवसर अब और नहीं मिल सकता। ऐसी उपलब्धियां केवल राक्षसों के साथ पिछले भयानक युद्ध के दौरान और जब 17 गढ़ बनाए गए थे तब ही हासिल की जा सकती थीं। ये देवताओं द्वारा दिया गया अवसर है, इसलिए आपको इसे संजोकर रखना चाहिए। नए शहर क्षेत्र के निर्माण के बाद आपको दूसरों द्वारा आपके काम का श्रेय लेने से सावधान रहना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों के लिए आपका नाम याद किया जाए, न कि दूसरों के नाम। ये स्पष्ट था कि लिन यू वांग बाओले के सामने अपनी आत्मा खोल रहा था। वांग बाओले ने जब ये शब्द सुने तो वह तुरंत भावुक हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर दूसरे लोग उसके द्वारा किए गए काम का श्रेय लेने में सफल हो गए तो उसका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। वह किसी और की सफलता का सहायक बन जाएगा। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपके मित्र और शत्रु कौन हैं। आपको उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। उदाहरण के लिए ली, मेरा मानना है कि 4 दाव कॉलेजों ने उस पर उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे हमारे साथी दाववादी ओस्मांथस का समर्थन प्राप्त है। वह आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों पर 4 दाव कॉलेजों का निशान है। वह आधिकारिक प्रतिनिधि है जबकि आप अप्रत्याशित चुनौती देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्हाइट डियर दाव कॉलेज से है जबकि आप इथरियल दाव कॉलेज से हैं। यह अब आपके और लीगी के बीच का संघर्ष नहीं है। यह एक समस्या बन गई है कि व्हाइट डियर दाव कॉलेज और इथरियल दाव कॉलेज में से किस कॉलेज के पास अंतिम अधिकार है। व्हाइट डियर दाव कॉलेज आपको कभी भी लीगी पर अधिकार नहीं रखने देगा। भले ही इथरियल दाव कॉलेज आपकी मदद करना चाहे, लेकिन वे ऐसा खुले तौर पर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें 4 महान दाव कॉलेजों के समग्र पक्ष और विपक्ष के साथ साथ दाव कॉलेज परंपराओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उनके लिए दाव कॉलेजों की राजनीतिक स्थिरता हर चीज से ऊपर है। इथरियल दाव कॉलेज के वर्तमान संप्रदाय के स्वामी भी बहुत मुखर नहीं हैं। ये कारक आपके लिए नुकसानदेह हैं। वांग बाओले ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और लिन यू द्वारा कहे गए हर शब्द को दिल से लिया, उन्हें आत्मसात किया और उन पर ध्यान से विचार किया। उसे लगा कि उसे अपने भविष्य के बारे में बेहतर समझ है। चूंकि 4 दाव कॉलेज लीगी का समर्थन करते हैं, इसलिए आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता लीगी की खामियों और गलतियों को उजागर करना है। आपको उसे खुले और वैध तरीके से प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। फिर आप न्यू मास क्षेत्र में 4 दाव कॉलेजों के एकमात्र प्रतिनिधि बन जाएंगे। जब ऐसा होगा तो उन्हें आपका समर्थन करना होगा, चाहे वे ऐसा करने के लिए तैयार हो या नहीं। चाहे वे कितने भी नाखुश हों, उन्हें आपको अपना पूरा समर्थन देना होगा। जब वह समय आएगा, भले ही इथरियल दाव कॉलेज का संप्रदाय स्वामी एक मुखर व्यक्ति न हो, वह अवसर का लाभ उठाने और नए मंगल क्षेत्र के भीतर 4 दाव कॉलेजों के नियंत्रण को जब्त करने के लिए पर्याप्त चतुर होगा। तभी तुम अपने परिश्रम का फल प्राप्त कर पाओगे। लिन यू ने अपनी बात पूरी की और अपनी चाय की चुस्की ली। उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर वांग बाओले की तेज सांसें सुनी और हल्के से मुस्कुराया। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं। लिन यू के विश्लेषण और आकलन और वांग बाओले की परेशानियों के उनके अंतिम समाधान ने वांग बाओले के दिमाग को साफ कर दिया था और उनका मनोबल बढ़ा दिया था। वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। लिन यू वाकई एक साफ दिमाग वाला व्यक्ति था और उसके विचार गहन थे। उसके पास अपने विकल्पों को तौलने और विचार विमर्श करने का एक असाधारण तरीका था जो उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प को अलग करता था। अब जब हमने दुश्मनों के बारे में बात कर ली है, तो चलिए आपके दोस्तों के बारे में बात करते हैं। बाओले, जब कोई दुश्मनों से घिरा होता है तो उसे महान कार्य करने में मुश्किल होती है। आपको जो सीखने की ज़रूरत है वह उन दुश्मनों में अंतर करना है जिनसे आप दोस्ती कर सकते हैं और जिनसे आप कभी दोस्ती नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपके प्रति शत्रुता को हल नहीं कर सकते हैं, उन्हें कम से कम समय में जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंग दाओ, वह फेडरेशन के अध्यक्ष का पालक पुत्र है और मूल मार्टियन सेना का सदस्य है। आप उसे अलग थलग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 4 दाव कॉलेजों के लिए एकमात्र विकल्प नहीं हैं। आपको अभी भी मार्टियन मूल निवासियों के समर्थन की आवश्यकता है। सेना के साथ आपके संबंध उन्हें स्वाभाविक रूप से आपको अपना समर्थन देने की अनुमति देते हैं। कोंग दाव पृष्ठभूमि में आपको ये समर्थन प्रदान करने का काम करेगा। आपको संघ में विभिन्न राजनीतिक ताकतों का विश्लेषण करना होगा। क्या वे मार्टियन प्रशासन के साथ मिलकर नए शहर क्षेत्र पर नियंत्रण साझा करने के लिए तैयार हैं? उत्तर यह निर्धारित करता है कि कोंग दाव केवल उपमहापौर ही होगा। क्या आप मानते हैं कि यदि कोंग दाव को अंतिम परीक्षण में प्रथम स्थान मिला होता तो उपमहापौर पद के लिए पद 4 नहीं बल्कि 5 होते?
इसके अलावा कोंगडाओ कभी भी नए शहर क्षेत्र के अंदर नहीं रहेगा। इसलिए आपको केवल ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह आपके आदेशों को सुनता हुआ दिखाई दे। चिंता न करें, वह कभी भी स्वतंत्र रूप से सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं करेगा। वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं। लिन यू के विश्लेषण और स्पष्टीकरण ने एक दरवाजा खोल दिया। उसे अचानक वह सबक समझ में आ गया जो उसने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में पढ़ा था और जिसे लेकर वह थोड़ा भ्रमित था। अब मैं समझ गया। इस विश्लेषण के आधार पर मैं जिन डोमिंग पर भी यही दृष्टिकोण लागू कर सकता हूँ। मुझे केवल जिन डोमिंग के साथ दोस्त बने रहना है क्योंकि हम दोनों के बीच कोई हितों का टकराव नहीं है। वांग बाओले ने तुरंत कहा। उसकी आवाज़ वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से गुजरी। लिन यू ने अपना चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। वह मुस्कुराया। आप सही हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन राजनीतिक रूप से एक मुश्किल स्थिति में है। भविष्य में कॉर्पोरेशन को नियंत्रित करने के लिए कॉर्पोरेशन के भीतर बहुत सारे गुट लड़ रहे हैं। जिन डोमिंग एकमात्र प्रतियोगी नहीं हैं। उन्हें भविष्य में भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। भले ही दाववादी जिन डोमिंग को ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करते हैं और पहचानते हैं, लेकिन पिछले राक्षस युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह अभी भी अपनी चोटों के दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं। ये संभावना है कि वह कभी भी कोर फॉर्मेशन दायरे को तोड़कर नवजात आत्मा दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के पास एकमात्र विकल्प यह है कि वे अपने अस्तित्व को संघ के अस्तित्व के साथ कसकर बांध लें। आखिरकार, जब अन्य राजनीतिक ताकतें धनी और संसाधन संपन्न निगम को निगलने की कोशिश कर रही हैं, तो संघ अपनी छवि और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अधिक ध्यान देगा। आपको क्या लगता है कि ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन ने आपको नया मंगल क्षेत्र स्थापित करने में इतनी ऊर्जा और संसाधन क्यों खर्च किए? ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आप उनके प्रति मित्रवत रहें और साथ ही मंगल प्रशासन के साथ साथ संघ के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। दाववादी जिन एक व्यवसाय है, वह हम में से बाकी लोगों जैसा नहीं है। लिन यू ने जो कहा, उससे विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बारे में उनकी समझ और विश्लेषण का पता चलता है। उनके शब्द अमूल्य थे, उन्हें कोई कीमत नहीं दी जा सकती थी। पूरे संघ में केवल वे ही लोग थे जो स्थिति की इस तरह की समझ और विश्लेषण करने के योग्य थे, जो उनके पद और स्थिति को साझा करते थे। ये स्पष्ट था कि यह बातचीत लिन यू द्वारा वांग बाओले के सामने अपने सच्चे विचार प्रकट करने के लिए थी। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। वह वांग बाओले की जगह पर खड़ा था और उसे अपने भविष्य की योजना बनाने में मदद कर रहा था। वांग बाओले ने जो कुछ भी कहा गया था उसे सुनने के बाद एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसे अपने और जिन डोमिंग के बीच हुए समझौते की याद आ गई। यह उसके और ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन के बीच हुआ था जिसका नेतृत्व और प्रतिनिधित्व जिन डोमिंग करते थे। जिन डोमिंग के शब्दों के पीछे का अर्थ गहरा और परतदार लग रहा था जब वह उन पर विचार कर रहा था। हालांकि ट्रिलुनारिस कॉर्पोरेशन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही दाववादी जिनके पास नवजात आत्मा के दायरे में घुसने का मौका नहीं है और उसका निगम गुटीय राजनीति से ग्रस्त है, लेकिन अगर कोई सफलता हासिल करता है तो स्थिति बदल जाएगी। इसके अलावा, ये दाववादी जिन बेहद अभिनव है। उसने एंटी स्पिरिट बम बनाने के लिए फेडरेशन के साथ मिलकर काम किया है। सिद्धांत रूप में, अगर बम सफलतापूर्वक बनाया जाता है तो इसकी शक्ति बहुत अधिक होगी। एंटी स्पिरिट बम के सामने एक नवजात आत्मा कुछ भी नहीं है। विभिन्न राजनीतिक ताकतों ने अधिक जानकारी खोजने की बहुत कोशिश की है लेकिन अधिक विवरण खोजने में विफल रही हैं। ऐसी अफवाहें भी हैं कि एंटी स्पिरिट बम का कई बार परीक्षण किया गया है और यह सफल साबित हुआ है। ये सब सिर्फ आपकी जानकारी और समझ के लिए है। आपको बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिन डोमिंग की स्थिति ये तय करती है कि उन्हें फेडरेशन की राजनीति के सामने तटस्थ रहना होगा। उसे किसी दोस्त की नहीं, बल्कि किसी सहयोगी की ज़रूरत है। लिन यू ने सावधानी से और बहुत जोर देकर कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने वांग बाओले की सांसों की तेज़ी सुनी थी जब वह बोलना समाप्त कर चुका था। उसने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उसकी आंखों में स्वीकृति की एक चमक उठी जहां वांग बाओले नहीं देख सकता था। उसने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, बाओले, क्या तुम्हें लगता है कि राजनीति बहुत जटिल है, जैसे तुम किसी गहरी अथाह झील में कदम रख रहे हो? वांग बाओले ने अपना सिर उठाया और अपनी आवाज़ ट्रांसमिशन रिंग को घूरा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने सिर हिलाया। हालांकि लिन यू वांग बाओले को सिर हिलाते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन वह उसे ऐसा करते हुए कल्पना कर सकता था। उसने अपनी आवाज़ कम कर दी। चाहे झील कितनी भी साफ क्यों न लगे, जब आप पहली बार उसके बीच में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि झील गहरी और अथाह है। यह विशाल और मैला है और इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन एक बार जब आप झील से बाहर निकलकर उसके किनारे पर खड़े हो जाते हैं, तो जब आप इसे फिर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पानी साफ है। आप झील के तल तक देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? आप जवाब जानते हैं। आपकी दृष्टि धुंधली है क्योंकि आप पानी में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको झील छोड़ देनी चाहिए।
इसका मतलब यह है कि जब एक दिन ऐसा आएगा जब आप किनारे पर खड़े नहीं होंगे, बल्कि झील के ऊपर, आकाश में, नीचे की ओर देख रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि पानी न केवल साफ है, बल्कि आपको एहसास होगा कि झील केवल आपकी हथेली के आकार जितनी बड़ी है। यदि आप दूर तक देखेंगे तो आप झील से कई गुना बड़ा एक विशाल महासागर देख पाएंगे। यदि आप और ऊपर उठें और अपना सिर आसमान की ओर उठाएं, तो आपको एक बड़ा ब्रह्मांड मिलेगा जो उस दुनिया से भी अधिक असाधारण है जिसमें आप हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं खुलकर साझा करने की स्थिति में नहीं हूं, बाओले, हम इंसान विशाल महासागर में मात्र दाने हैं। लिन यू ऐसा लग रहा था कि वह जारी रखना चाहता था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसने केवल एक आह भरी जो शक्तिहीनता और अपने भाग्य को नियंत्रित करने में असमर्थता को प्रकट करती प्रतीत हुई। इसके साथ ही उनकी बातचीत समाप्त हो गई। प्रसारण समाप्त होने के बाद भी वांग बाओले के कानों और उसके सिर में आह गूंजती रही। वह धीरे धीरे चुप हो गया क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे क्या बताया गया था। विशाल महासागर में एक दाना। बहुत देर बाद वांग बाओले ने अपना सिर उठाया और तारों से जगमगाते आसमान की ओर देखा। वह बहुत देर तक देखता रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी क्षमता से परे चीजों के लिए प्रयास करता हो। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि उसकी एकमात्र तत्काल चिंता नया मंगल क्षेत्र था। भविष्य में जो भी आएगा उसे वह संभाल लेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वांग बाओले ने अपनी तैयारियां जारी रखीं। समय धुंधलेपन में बीतता गया। जल्द ही प्रस्थान का दिन आ गया। वांग बाओले ने तिथि से पहले अपने उपमहापौरों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। उन्हें राज्यपाल ने बिना किसी अड़चन के मंजूरी दे दी थी। उनके उपमहापौर ली यी, कोंग दाओ, जिन डोमिंग और लिन तियानहाओ थे। लिन तियानहाओ वांग बाओले के साथ नए क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, जबकि बाकी तीन उसके पीछे चलेंगे। उन्हें अपने संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा वादा किए गए संसाधनों को तैयार करने के लिए समय चाहिए था। वांग बाओले ने उन्हें उपमहापौर बनाने के लिए एक शर्त रखी थी। उन्हें पदभार ग्रहण करने से पहले अपने साथ वे संसाधन लाने होंगे जिनका वादा किया गया था। ली यी और कोंग दाओ व्यवस्थाओं के बारे में चाहे कितने भी नाराज क्यों न हो, वे अपनी नाराजगी को केवल निगल सकते थे। हालांकि जिन डोमिंग की इस मामले पर कोई राय नहीं थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जाते हैं या नहीं, या अगर जाते हैं तो वे कब जाएंगे। नया शहर क्षेत्र बस एक बंजर, सुनसान भूमि होने जा रहा था। अगर वे जल्दी चले जाते तो ये बहुत उबाऊ होने वाला था। वास्तव में उपमहापौर पद की लड़ाई के दौरान ली यी और कोंग दाओ की उम्मीदवारी के बारे में किसी भी अन्य राजनीतिक ताकतों द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया था। हालांकि जिन डोमिंग ने अपना स्थान लगभग खो दिया था। ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन द्वारा बिल का 50% भुगतान करने की पेशकश के बावजूद यह एक संकीर्ण लड़ाई थी। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और 5 जनरेशन स्काई कबीले दोनों ने ही वाइस मेयर पद के लिए लालच भरी निगाहें लगा रखी थीं। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय और वांग बाओले के बीच तनाव के कारण पद के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि 5 जनरेशन स्काई कबीले ने सभी शर्तें पूरी कर ली थीं। उन्होंने ट्रिलुनारिस कॉरपोरेशन द्वारा किए गए वादे से भी ज्यादा का वादा किया था। हालांकि अंत में वे फिर भी असफल हो गए। वांग बाओले ने भी इसके बारे में सुना था। ऐसा लग रहा था कि सीनेट के प्रमुख ने सबसे महत्वपूर्ण चरण में बात की थी। इस वजह से 5 जनरेशन स्काई कबीले के जुओ परिवार ने इस्तीफा देकर पीछे हटना पड़ा। जुओ यिक्सियन को भी मंगल ग्रह से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था। पूरे केक को काटकर और उसे विभिन्न दलों में बांटने के बाद उसके पास कोई केक नहीं बचा था और उसे लड़ाई से बाहर कर दिया गया था। एक बाहरी व्यक्ति इसे विभिन्न राजनीतिक ताकतों के बीच एक आंतरिक लड़ाई के रूप में देख सकता था। हालांकि वांग बाओले ने इस बारे में कुछ समय तक सोचा और महसूस किया कि जब वांग बाओले और ली वानर ने एक साथ एक रात बिताई थी, तो जुओ यिक्सियन की घटना की लगातार और मूर्खतापूर्ण जांच उनकी वर्तमान दुर्दशा का एक कारण थी। खैर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब उन्होंने मामले की जांच करने पर जोर दिया तो उन्होंने अपनी कब्र चुनी और खुद को उसमें दफना लिया। वांग बाओले परिणाम से काफ़ी खुश थे और उन्होंने मामले को मजे से देखा। जिसके बाद उन्होंने इसे एक तरफ रख दिया और इसके बारे में आगे नहीं सोचा। प्रस्थान का दिन आ गया। वांग बाओले और लिन तियानहाओ ने अपना नया पदभार संभाला। मार्टियन कॉलोनी के गवर्नर और मार्टियन प्रशासन के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उन्हें विदा किया क्योंकि 500 क्रूजरों का एक विशाल बेड़ा धीरे धीरे मार्टियन सिटी पोर्ट के अंदर जमीन से ऊपर उठकर आसमान में जा रहा था। 500 क्रूजरों में से 300 क्रूजरों में नए शहर क्षेत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार 100,000 लोग सवार थे। उन्हें वांग बाओले के आदेशों का पालन करना था। शेष 200 क्रूजर फेडरेशन और मार्टियन प्रशासन द्वारा दिए गए संसाधनों से भरे हुए थे। हवा में जोरदार धमाके हुए। वांग बाओले बेड़े का नेतृत्व करने वाले क्रूजर के डेक पर खड़े थे और लिन तियानहाओ उनके बगल में खड़े थे। उन दोनों ने अपने नीचे की भूमि पर अपनी निगाहें झुका लीं। उन्होंने अपनी आंखें मार्टियन शहर की ओर घुमाईं, फिर अपनी आंखें उस दिशा की ओर उठाईं जहां नया शहर क्षेत्र था।
ऊंची आकांक्षाएं और महान महत्वाकांक्षाएं वांग बाओले के विचारों में भर गईं। तियानहाओ, आदेश दो, पूरी गति से आगे बढ़ो। वांग बाओले ने अपने आदेश दिए। लिन तियानहाओ ने एक गहरी सांस ली और तुरंत उसका पालन किया। 500 क्रूजर जल्द ही गड़गड़ाहट करते हुए आगे बढ़ गए। दूर से ऐसा लग रहा था कि 500 इंद्रधनुष आकाश में दौड़ रहे हैं, दूर तक दौड़ रहे हैं। घंटों बाद 500 क्रूजर दिव्य आयुध क्षेत्र में पहुंच गए। भूमि पर बिखरे खंडहर गायब हो गए थे और गधा आलसी और प्रसन्नचित होकर जमीन पर फैल गया था। युद्ध के बाद जब वह कचरा साफ कर रहा था तब उसकी खेती फूट पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में पहुंच गया है। वांग बाओले ने गधे की बात पर ध्यान नहीं दिया। क्रूजर उतरे और वांग बाओले के आदेश पर अनंत किले के पहले निर्माण चरण को दर्शाने वाले ब्लूप्रिंट वितरित किए गए। केवल अनंत किले के मुख्य घटकों को योजनाओं से बाहर रखा गया था। 1 लाख लोग तुरंत काम पर लग गए और निर्माण शुरू कर दिया। वांग बाओले की कठपुतलियों को भी सक्रिय कर दिया गया। उनमें से हर एक कठपुतली ने वांग बाओले के आदेशों का पालन किया और मुख्य वास्तुकारों के रूप में निर्माण प्रक्रिया में भाग लिया। साथ मिलकर वे निर्माण कर रहे थे। अनंत किला